हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपनी बुक हॉर्नबिल का पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। साथ ही बात करें अपने इस चैप्टर की क्वेश्चंस के बारे में, तो जो बुक में दिए हुए हैं उनके आंसर तो मैं आप लोगों को आसान भाषा में करवाने ही वाला हूँ। साथ ही बात करें अपने एडिशनल क्वेश्चंस जो बड़े ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनके आंसर भी मैं आसान भाषा में आप लोगों को करवाने वाला हूँ। साथ ही बात करें अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, यानी कहने का मतलब है आपके हॉर्नबिल से पैराग्राफ आने वाले हैं एग्जाम में। तो प्रत्येक लेसन का, यानी इससे शुरू कर रहे हैं अपन, आपकी प्रत्येक चैप्टर में से मैंने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स वो भी तैयार कर लिए हैं। तो इस चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, उनके क्वेश्चन आंसर्स है, वो मैं करवाने वाला हूँ, बीच में करवाने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, आप पैराग्राफ सही तरीके से नहीं समझ पाओगे। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। अब ये चैप्टर शुरू करें इससे पहले आप लोगों का जो अपने बीसीआर में, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने जो सिलेबस जारी किया है 2025-26 के लिए, पहले वो समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो पहले मैं उससे समझा देता हूँ, उसके बाद में अपन बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में, क्योंकि ये सिलेबस अपन जान लेंगे तो पूरे साल अपने इसके अनुसार ही तो पढ़ना है। अपन सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे, हर चीज आपको मैं सिलेबस के अनुसार करवाने वाला हूँ, चिंता मत करना, है ना। पहले सिलेबस समझा देता हूँ कि जो अपने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने जारी किया है। तो ये सिलेबस है 2025-26 के लिए, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये समझाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो टाइमिंग के बारे में आपके पास दिया हुआ है, टाइमिंग है और टोटल मार्क्स, यानी आपके पास जो बीएससीआर ने जारी किया है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जारी किया है, वो आपके वार्षिक एग्जाम के लिए जारी किया गई, जो आपकी एनुअल एग्जाम होती है ना, उसके लिए जारी किया है। तो इसका मतलब है आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में थोड़ा सा इसमें से कम हो जाएगा, बाकी पैटर्न यही रहने वाला है ना। अब बात करते हैं अपने पास इसके बारे में। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने रीडिंग के बारे में, यानी जो रीडिंग पार्ट होगा वो कितने मार्क्स का होने वाला है, तो वो आपके पास होने वाला है 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का होने वाला है। ये रीडिंग पार्ट क्या होता है वो आगे मैं डिटेल से समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो ना, आप ध्यान से समझना हर चीज को, क्योंकि सिलेबस समझ में आ जाएगा तो आधी से ज्यादा समस्या तो वहीं पे समाप्त हो जाती है, फिर आप यहाँ वहां से नहीं पढ़ते हो ना। इसके बाद बात करें अपने क्या राइटिंग पार्ट, ये कितने का आएगा, तो ये आपके पास 80 मार्क्स हो जाता है, तो हो गया 80 मार्क्स, ये हो जाता है, ये हो गया आपके पास 80 मार्क्स का, 18 मार्क्स, 80 मार्क्स बोल रहा हूँ, 18 नंबर का। इसके बाद ग्रामर की बात करें तो ये आएगी आपके पास 16 नंबर की। अब इस ग्रामर में कौन कौन से भाग हैं वो मैं आगे समझाने वाला हूँ डिटेल से। इसके बाद में बात करें अपनी टेक्स्ट बुक के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बनती है, हॉर्नबिल और अपने क्या स्नैपशॉट्स, ये दोनों बुक है आप लोगों के जो आपको पढ़नी है, क्योंकि अभी आप 10वीं पास करके आए तो आपको पता नहीं है कि कौन सी बुक चलती है, क्या चलती है। तो हॉर्नबिल और स्नैपशॉट है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ये दोनों मिलकर आपके पास 46 मार्क्स की आने वाली है। इसका मतलब किताबें आपके लिए बड़े मायने रखती है। आप सोचोगे सर इसमें से तो प्रश्न ही प्रश्न आएंगे, तो प्रश्न आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं, प्रश्न नहीं आने वाले हैं, मैं डिटेल बताने वाला हूँ, प्रश्न तो बहुत कम आएंगे, इसमें से सारी बातें करने वाले हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ, पहले बात करते हैं अपने रीडिंग पार्ट के बारे में, है ना। जो रीडिंग पार्ट है इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। तो रीडिंग पार्ट में क्या क्या आने वाला है पहले वो समझा देता हूँ, है ना। इसके बारे में देखो छोटी सी जानकारी देते हैं। रीडिंग पार्ट में सबसे पहले बात करें तो 2 पैराग्राफ आने वाले हैं, अनसीन पैराग्राफ, जो आपके पास, अनसीन का मतलब जो आपने किताबों में नहीं पढ़ा है, अलग से ही आएगा। अनसीन पैराग्राफ की जो वर्ड लिमिट है वो कितनी है, वो है 350, यहां से हो सकता है। अनसीन पैसेज जो फर्स्ट आएगा उसमें देख लेते हैं क्या क्या आने वाला है। दैट पैसेज में भी फैक्चुअल हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है। इसमें आपके पास क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं, तो इसमें आपके पास 4 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी एबेसेडे वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 4 तो आ गए एबेसेडे के, और 6 क्वेश्चन है वो किसके आने वाले हैं, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, क्वेश्चन आंसर्स टू बेस्ड ऑन द एक्सेस कॉम्प्रिहेंशन, ये हो सकता है। इसके अलावा इन 6 क्वेश्चंस में आपके पास वोकेबुलरी भी हो सकती है, वोकेबुलरी होगी, जो वोकेबुलरी मैंने बता दिया कि प्रत्येक चैप्टर की मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ये 10 नंबर का हो गया पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ की बात करते हैं, 2 आएंगे ना अनसीन पैसेज,
दूसरे में द पैसेज में बी केस बेस्ड विथ द वर्बल विजुअल इनपुट्स लाइक स्टैटिस्टिकल डाटा, डायग्राम्स, चार्ट्स एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब पैराग्राफ ही होगा। और इसमें अपने पास क्वेश्चंस किस प्रकार से आने वाले हैं, फोर, वही अपने पास तरीका वही है, 4 क्वेश्चन वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, वैसे के होने वाले हैं, और 6 क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर होने वाले हैं। ये हो जाएगा। इसकी पीडीएफ है ना, आपको मिल जाएगी भाई, अपने जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करो। अब उसके बाद में इसमें और क्या होगा, इसमें वोकैब पार्ट भी आएगा भाई, तो ये भी 10 नंबर का, तो टोटल हो गए 20 नंबर जो मैंने बताया था आप लोगों को। रीडिंग पार्ट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं राइटिंग पार्ट, इसके बारे में बात करें जो कि टोटल 18 मार्क्स का है। इसके बारे में बात करें तो राइटिंग पार्ट में सबसे पहले बात करें तो 1 आउट ऑफ 2 टास्क डिस्क्रिप्शन, यानी आपके पास 2 पैराग्राफ लिखने हैं। डिस्क्रिप्शन किसके बारे में, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट। इवेंट जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं विद्यालय में, इंसिडेंट कोई भी घटना हो सकती है उसके बारे में, प्रोसेस हो सकती है। प्रोसेस क्या होती है, आप अभी पहुंचे हो, प्रोसेस पहुंचे, प्रोसेस मैं बता देता हूं क्या होती है। प्रोसेस प्रोसेस होती है जैसे मुझे चाय बनानी है ना, चाय बनानी है तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं चाय का बर्तन लूंगा, उसमें थोड़ा पानी डालूंगा, उसको मैं अपने गैस पे चढ़ाऊंगा, उसके बाद में उसमें अपने चाय पत्ती डालूंगा, उसमें चीनी डालूंगा, उसमें अदरक डालूंगा, उसके बाद में उसको उबालूंगा, उसके बाद अपनी चाय तैयार हो जाएगी, उसके बाद में अपन चाय मिलकर पियेंगे, है ना। तो मुझे भी पूछ लेना रहे, तो वो होती है प्रोसेस। तो चाय बनाने की प्रोसेस जो मैंने बताई है बस वही प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें चाय नहीं बनानी है ना, ध्यान में रखना। कहीं देखो गुरुजी तो चाय बनवा दिया मार। हाँ, ये लिखने कितने वर्ड में है, ये लिखनी आपको 120 मार्क्स, 120 मार्क्स में वर्ड्स में लिखनी है। ये हो गई। इसी बारे बात करें दूसरी राइटिंग कार्य में कि दूसरा क्या है, तो दूसरा 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशंस एंड आर्टिकल हो सकता है, लेख हो सकता है कोई चीज पे, ए रिपोर्ट हो सकती है, रिपोर्ट किसी पे भी हो सकती है, ए स्पीच हो सकता है, अराउंड 100 to 120 मार्क्स वर्ड्स है ये भी, है ना, इसमें आने वाला है। तो ये 100 to 120 यानी 100 से 120 शब्द होने वाले हैं इसके लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, वो जो राइटिंग वर्क में है 1 आउट ऑफ 2 लेटर्स, यानी लेटर्स आने वाले हैं, 2 आएंगे अथवा में आएगा, एक करना है, ये भी 2 आएंगे अथवा में एक करना है। इसमें लेटर हो, एक आर्टिकल और एक रिपोर्ट अथवा में हो सकती है, एक आर्टिकल और स्पीच अथवा में हो सकता है, एक रिपोर्ट और स्पीच अथवा में हो सकते हैं, एक आएगा। ऐसे इसमें होने वाला है। अब लेटर के बारे में बात करें, देखो बिजनेस और ऑफिशियल लेटर फॉर इंक्वायरीज, कंप्लेंट्स, asking for information, placement of the person an order etc. letter to the school authorities regarding admissions, school issues, requirements or suitability of the courses etc. कहने का मतलब है ये आपके 12वीं जो क्लास में जब आप 12वीं में पहुंचोगे तो उस लेवल के हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन है, सारे जो लेटर्स है वो मैं करवाने वाला हूँ, चिंता मत करना, हर चीज करवाने वाला हूँ सिलेबस के अनुसार। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट आता है आप लोगों के पास। पहले ग्रामर के बारे में बात कर लेते हैं, ग्रामर में क्या आने वाला है। तो देखो ग्रामर की बात करें तो क्या आएगा भाई, ग्रामर के बारे में देखो ये छोटी सी बात बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर में क्या क्या टॉपिक है, डिटरमिनर्स है, टेंसेस है, मॉडल्स है, प्रीपोजिशंस है। अब ये प्रीपोजिशंस को मैं प्रेपोजिशन तो बोलता नहीं हूँ क्योंकि है ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरी प्रीपोजिशंस की क्लास देख लेना, अगर गलत कर दो तो। बात करते हैं डिटरमिनर्स, कितने अंक का आएगा, 4 नंबर का आएगा, तो इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक। मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखी है डिटरमिनर्स की क्लास, दोबारा और करने वाला हूं, चिंता मत करना। टेंसेस की क्लास अभी हाल ही में मैंने बड़ी शानदार अपलोड कर रखी है, उनके एमसीक्यूज पीवाईक्यूज भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो देखिए। मॉडल्स की क्लास भी अपलोड हो चुकी है और इसके एमसीक्यूज जितने बनते हैं बड़े शानदार तरीके से मैंने समझाया है। अगर आप अभी से शुरू कर दोगे तो मैं गारंटी लेता हूं आप कंपटीशन लेवल की तैयारी है ना उसमें भी बैठ सकते हो, तर्क वितर्क कर सकते हो मेरी क्लास देखने के बाद में। प्रीपोजिशंस में अपने पास मोशंस, टाइम, स्पेस एंड मेंटल एटीट्यूड फॉर, यानी अपने चारों टॉपिक है वो 4-4 नंबर के हैं, टोटल हो जाते हैं आपके पास 16 नंबर। तो 16 नंबर की ग्रामर हो जाती है। इसके बाद में बात करते हैं अपनी बुक्स के बारे में, जो बुक दी हुई है इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है इसके बारे में। हाँ, चलो बुक के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। हाँ, चलो ये बता देते हैं, इसमें कुछ और रह गया नहीं रहा, अच्छा ये रह गया, कोई बात नहीं।
ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है ना, कितने मार्क्स का होने वाला है। इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं, अपनी बुक्स के बारे में, इसके बारे में बात होना जरूरी है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉर्नबिल। मैंने कहा था ना कि आप सोचोगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं, वो पैराग्राफ मैंने इसीलिए तैयार किया चैप्टर से, आप देखना आगे मैंने तैयार कर रखा। 1 out of 2 extract from the prescribed text of the comprehension, जो मैंने भी बताया था ना चैप्टर के लिए, उसमें आपके पास 6 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे भाई, 6 नंबर के तो पैराग्राफ में से क्वेश्चंस पूछने हैं। 3 out of 4 शॉर्ट आंसर्स, यानी 4 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करने हैं मात्र 20 से 30 शब्दों में, और ये 3 जो क्वेश्चन है वो आपके पास 2-2 नंबर के होने वाले हैं, 6 नंबर के, ये हो जाएगा। इसके बाद में लॉन्ग टाइप आंसर है, वो कितना होने वाला है, 2 लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें से आपको 60 शब्दों के आसपास लिखना है, और ये जो 2 हैं वो 4-4 नंबर के होने वाले हैं, तो हो जाएगा 8 नंबर। तो कितनी हो गई टोटल, 12 और 8 20 हो गए। ये हो गई आपकी हॉर्नबिल की प्रोज। अब बात करते हैं पोइट्री की। हॉर्नबिल में अपनी पोइट्री भी तो है ना, इसके बारे में जो पोइट्री है, 1 out of 2 extract reference to context from the prescribed poems, व्याख्या आने वाली है। ये व्याख्या आपके पास 4 नंबर की आने वाली है। व्याख्या बड़ी शानदार तरीके से करवाने वाला हूँ, चिंता मत करना, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। एक पोएम देख लोगे तो आप बाद में व्याख्या हर किसी पोएम की कर दोगे। इसके बाद में बात करें इसके बारे में, 2 out of 3 शॉर्ट्स, वही बात है, ये जो यहाँ पे है 4 नंबर का होने वाला है। 2 क्वेश्चन है, 1 out of 2 लॉन्ग, इसमें से ये 4 नंबर का होने वाला है। एक क्वेश्चन आएगा, 2 में से एक करना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये भी मैंने तैयार कर रखे हैं। सप्लीमेंट्री रीडर यानी स्नैपशॉट से बात करें तो 1 out of 2 क्वेश्चंस और 2 टेस्ट बी इवैल्यूएशन ऑफ द कैरेक्टर, यानी आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे भाई, 1-2 क्वेश्चन, 1 out of 2 में से आपके पास ये 4 नंबर का आने वाला है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है भाई। 3 out of 4 शॉर्ट, इसमें से 4 में से 3 करने हैं, 2-2 नंबर के हैं, और एक ही 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ये आपके किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। अब समझ में आ गया होगा, हाँ सर सिलेबस तो सारा समझ में आ गया, तो समझ में आना ही था, मैं जो समझा रहा हूं, है ना। तो ये जो पीडीएफ है जो मैंने बनाई है, आप लोगों को आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर को शुरू करें, यानी चैप्टर का नाम मैंने बता दिया आप लोगों के पास कौन सा है। चैप्टर का नाम है आप लोगों के पास द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी एक महिला का चित्रण। अभी वो चित्रण किस प्रकार से करते हैं, कौन करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी बातें अपन आगे करेंगे। लेकिन जो सबसे पहली बात यह है कि आप जब कोई भी लेसन पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, तो उसके लेखक के बारे में जानना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को इसके लेखक के बारे में बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं अपने जो लेखक हैं, उनका नाम क्या है, खुशवंत सिंह है, जो आपके सामने है। अब ये जो खुशवंत सिंह है वो कौन थे भाई, ये एक सिख ऑथर थे, यानी सिख लेखक थे। अब वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया हुआ है तो सिख ऑथर है अपने पास, उन्होंने ये लेसन लिखा है, चैप्टर लिखा है। क्यों लिखा है इसके बारे में बात बाद में करेंगे, पहले अपने इस लेखक के बारे में बात करना जरूरी है ना, जानना जरूरी है। देखो बात करते हैं अपने लेखक के बारे में। लेखक कौन है, खुशवंत सिंह है। तो खुशवंत सिंह बोर्न इन 1915, जन्म कब हुआ, 1915 में, यानी 1915 में, एंड पास्ट अवे। अब ये जो पास्ट अवे है इसका मतलब क्या होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है मर जाना, जिसको अपन कहते हैं, या अपन आसान भाषा में कहें तो गुजर जाना होता है। इन 2014 उनकी मृत्यु है, वो आपके पास 2014 में हो गई थी। वाज ए प्रोमिनेंट, अब ये प्रोमिनेंट क्या है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस, जिसको अपन कहते हैं ना फेमस है। इंडियन नॉवेलिस्ट, ये भारतीय प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार थे भाई। क्या थे ये, उपन्यासकार थे, तो याद रखना। इसके अलावा बात करें तो ये जर्नलिस्ट भी थे, फेमस यही है सर। हाँ, या आप पूछोगे जर्नलिस्ट क्या सर, तो जर्नलिस्ट होता है पत्रकार। पहले एक ही व्यक्ति में सारे गुण मिलते थे, कोई पत्रकार बन जाता था, वही नॉवेलिस्ट बन जाता था। अभी तो और बता रहे हैं, और लॉयर एंड लॉयर, और वो एक लॉयर भी थे, लॉयर यानी वकील जिसको अपन कहते हैं। ही इज नोन फॉर हिज विट, सेक्युलरिज्म एंड डीप लव फॉर पोएट्री, वो उनको जाना जाता है। नॉन यानी जानना, फॉर ही इज नोन का मतलब पैसिव वॉइस के बारे में, पैसिव वॉइस का वाक्य है, आप ना देख लेना मेरी क्लास में। ही इज नोन फॉर हिज विट, विट का मतलब होता है बुद्धि, वो अपनी बुद्धि के लिए भी जाना जाता था। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्षता, क्या होता है, धर्म
निरपेक्षता, तो वो धर्म निरपेक्षता के लिए भी जाने जाते थे। और इसके अलावा बात करें तो जो पोइट्री के प्रति, कविता के प्रति, पोइट्री का मतलब कविता, कविता के प्रति गहरा प्रेम, के प्रति गहरा प्रेम, इसके लिए भी वो जाने जाते थे। हाँ गुरुजी बहुत अच्छी बात बता रहे हो। हाँ, इसके लिए वो जाने जाते थे। इसके अलावा बात करें एज वेल एज, इसके साथ ही हिज राइटिंग ऑन, उनकी जो लेखन कार्य था पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज इन इंडिया। इसके अलावा वो किसके लिए जाने जाते थे, वो भारतीय राजनीति पे भी लिखते थे, भारतीय राजनीति के जो इश्यू थे उन पे भी लिखते थे, और अपने जो सामाजिक इश्यूज थे, सामाजिक इश्यूज जैसे कुप्रथाएं जो भी है, जितने भी इश्यू उठते हैं उनके बारे में वो लिखा करते थे। इसलिए वो अपने पास खुशवंत सिंह वो फेमस थे भाई, भारत में प्रसिद्ध थे। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अब चैप्टर अपना कहां से शुरू होता है, माय ग्रैंडमदर से शुरू होता है। अब छोटी सी बात कर लेते हैं अपने चैप्टर के बारे में। चैप्टर क्या है, चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, का मतलब है क्या है, इसमें एक महिला का चित्रण किया गया है, महिला के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, कौन महिला, तो जो लेखक अपन ने पढ़ा ना अभी, कौन, खुशवंत सिंह, इनकी दादी का चित्रण इस पाठ में किया गया है, इस चैप्टर में किया गया है। अब वो चित्रण कैसा किया गया है, वो जैसे जैसे अपन पाठ पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको आनंद भी आने वाला है और आपको अपनी दादी के प्रति भी प्रेम है वो आ जाएगा। अगर नहीं है तो अब आ जाएगा अपनी दादी के प्रति। वैसे दादी पोते का प्रेम बहुत गहरा होता है, तो वो सारा प्रेम अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि मैं प्रत्येक पैराग्राफ में से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने बनाया, जैसे ये बना रखे, ये बना रखे, इनको अपन सोल्व करने वाले हैं, चिंता मत करो। पहले ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखो है ना, ये जो दादी पोते का प्रेम है उनके बारे में जो लेखन कार्य है वो सारे अपन चर्चा करेंगे, दिल खोल के चर्चा करेंगे, चिंता मत करना। देखो अपन पढ़ते हैं पहले, खुशवंत सिंह क्या कहते हैं, माय ग्रैंडमदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमन, मेरी दादी बाकी सभी दादियों की तरह एक वृद्ध महिला थी। अपनी सभी की दादियां हैं वो वृद्ध हो जाती है भाई, अपन जब पैदा होते हैं तो उस समय अपने को दादी वैसी वृद्ध दिखती है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। इसके बाद में शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years, वो लगभग 20 सालों से मुझे वृद्ध दिखाई देती है, यानी वो 20 सालों से वृद्ध है। और रिंकल, रिंकल का मतलब होता है झुर्रियां, जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं, झुर्रियां कहते हैं ना, जो रिंकल्स पड़ जाती है, सोलटेज पड़ जाती है, फॉर 20 years, 20 सालों से। मैं तो अपनी दादी को ऐसे ही देखता आ रहा हूँ भाई, वो बुढ़ी हो तो नहीं रही है, वो तो जैसी थी वैसी की वैसी आज भी है, आप भी देख लो अपनी दादी को। हाँ, दैट आई हैड नोन हर, जो कि मैं उनके बारे में जानता हूँ, ये बात वो बता रहा है कि मैं जैसा उनको देखता हूँ 20 सालों से, तो मुझे मेरी दादी ऐसी दिखाई देती है। अपने को उम्र नहीं पता चलती है, दूसरे को पता चलती है। पीपल सेड, जैसे देखो यहाँ पे लोग कहते हैं, लोगों ने कहा दैट की, पीपल यहाँ पे पारिवारिक सदस्य और अन्य गांव के मोहल्ले के जो लोग हैं उनसे बात हो रही है, उनके बारे में। वो क्या कहते हैं, शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, और वो ये कहते हैं गांव वाले कि वो जो मेरी दादी है वो कभी जवान थी और सुंदर थी। अब आपको तो लगता है मेरी दादी बस ऐसी थी, अरे तो दादी आपकी उम्र में भी तो थी ना, थी कि नहीं थी, लेकिन आपको यकीन नहीं होता इस बात पे। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका भी एक पति था, है ना, ये बात गांव वाले कहते हैं, ये जो लोग कहते हैं। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बात मुझे थोड़ा सा विश्वास करने में मुश्किल होता है भाई, मैं मुश्किल ही विश्वास कर पाता हूँ। हार्ड टू बिलीव का मतलब कठिनाई से विश्वास करना भाई, मुझे भरोसा नहीं होता है, ऐसा सिंपल भाषा में। माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब जो ड्राइंग रूम है जिसको अपन बैठक बोलते हैं, वहां पर जो मेंटल पीस का मतलब होता है अंगीठी। अब आप होगी सर बैठक में अंगीठी का क्या काम है ना, बैठक में अंगीठी का काम मैं बता देता हूं। पहले अपने एसी वगैरह नहीं होती थी तो कमरे को गर्म रखने के लिए एक चूल्हा बनाया जाता था। जैसे अपना ये कमरा है, यहाँ पे के पास क्या बना लेते थे, एक ऐसे चिमनी चूल्हा बना लेते थे, यहाँ पे जो अंगीठी है इसके चिमनी सारी अपनी छत पे जाती और धुआं वहां पे निकल जाता, इसमें लकड़ियां जलाते ताकि क्या है वो आपके पास जो कमरा है वो गर्म रहता। अब ये जो है इसको अपन मेंटल पीस बोलते थे। अब यहाँ पर आपके पास दीवार जो है ना, इस पे आपके पास दादाजी की फोटो लटकाई गई थी। अब ठीक है, गुरुजी के बना दिया तो कोई बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ कि मेंटल पीस क्या होती है वो समझा दिया हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंगीठी।
अब वहां पे ड्राइंग रूम पे जो अंगीठी है उसके ऊपर जो दीवार है वहां पे मेरे दादाजी की फोटो लटकाई गई है। अब मेरे दादाजी के बारे में प्रश्न आएगा भाई, आगे देखना मेरे नहीं रहे, कहीं ये सोच लोगे गुरुजी का दादाजी तो ऊपर है, आशीर्वाद है उनको। हाँ, ही रोर ए बिग टर्बन, उनकी फोटो में जब मैं देखता हूं तो उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी है ना। टर्बन का मतलब यहाँ पे पगड़ी है, आप ये भूल मत जाना रहे, मैं जो शब्द बता रहा हूं टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। क्या होता है? पगड़ी। पगड़ी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या? एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। और आप सभी जानते हो भाई, पहले अपने दादाजी है, परदादाजी है, अपने फादर हैं, वो क्या लूज कपड़े, ढीले कपड़े पहनते थे। जैसे अपने पास जिसको अपन चोला बोलते हैं, है ना, जानते हो, धोती कुर्ता जिसको अपन बोलते हैं, वो ढीले ढीले पहनते थे। तो वैसे वो दिखाई देते हैं, वो उस फोटो में दिखाई दे रहा है भाई, ऐसे जिंदा नहीं है, फोटो में है, देख के बता रहा है। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उनकी सफेद बड़ी हुई दाढ़ी मतलब जो अपनी ये है ना इसको, एंड कवर्ड विथ द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और दाढ़ी इतनी बड़ी है उनकी कि उनके सीने का मतलब ये जो चेस्ट है उनका, ये जो सीना है लगभग संपूर्ण अपने पास उससे ढका हुआ है, यही बता रहे। एंड कवर्ड, ढका हुआ है, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने का मुख्य जो ज्यादातर हिस्सा है वो अपनी उसकी दाढ़ी से ढका हुआ है। इनके दादाजी की बड़ी हुई दाढ़ी। अब और वैसे भी सिख जो लोग होते हैं वो अपने पास दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और अगर उम्र की बात करूं मैं उनकी तो वो मुझे लगभग कम से कम आपके पास 100 वर्ष के दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है वो फोटो देख के। अपने खुशवंत सिंह कह रहे हैं। इसके बाद he did not look the sort of person, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते हैं who, जो कि would have a wife or children, कि उनके एक पत्नी और बच्चे हैं, ऐसा नहीं लगता उनका। वो क्या लगते हैं? He looked as if, वो ऐसे लगते हैं, ऐसे दिखते हैं, he could only have lots and lots of grandchildren, वो ऐसे लगते हैं जैसे कि उनके बहुत सारे पोते पोतियां हों। lots and lots का मतलब बहुत सारे, संख्या में, ऐसे लगता है भाई जी, उम्र देखो, है ना। और उसके बाद भाई पोते पोते क्यों बता रहा है, इसके बाद बता रहा हूं, देखो कारण। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting, चूंकि मेरी दादी जो थी वो जवान और सुंदर थी तो ऐसा होना स्वाभाविक ही था कि उनके बहुत सारे पोते पोतियां हैं। क्यों कह रहा है ये, समझदार हो। इसके बाद में बात करें, ये जो विचार है ना कि मेरी दादी जवान और सुंदर थी, ये विचार मुझे इस बात के पर कंफर्म कर देता है कि वो व्यक्ति ऐसे थे कि उनके बहुत सारे पोते पोतियां हैं। अब बात करते हैं सी ऑफन टोल्ड अस। सी का मतलब यहाँ पे दादी से लिया गया है। कौन? दादी। मैं दादी लिख देता हूँ, ग्रैंडमदर की जगह नहीं है यहाँ पे। वो हमें बताया करती थी, प्राय बताया करती थी, ऑफन का मतलब प्राय, ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले, वो उन गेम्स के बारे में भी हमें बताती थी जो कि वो खेला करती थी बचपन में। अरे तो दादी भी तो कभी बच्ची थी ना, थी कि नहीं थी? अपने दादाजी भी कभी बच्चे थे, वो भी खेला करते थे, लेकिन वो जो गेम्स खेलते थे वो आज हम खेल नहीं पाते हैं। आपको तो आज मोबाइल में गेम खेलने से फुर्सत नहीं है, नहीं है ना? हाँ, मुझे पता है। अब बात करते हैं एज ए चाइल्ड, जब वो बच्ची थी, यानी दादी जब छोटी थी तब वो कौन से गेम खेला करती थी उनके बारे में बताती थी। That seemed quite absurd, अब वो मुझे बहुत ही बेकार लगते थे। वो seemed quite absurd का मतलब होता है खराब। क्या होता है? absurd का मतलब होता है खराब, है ना, यहाँ पे। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है? एंड अनडिग्निफाइड का मतलब होता है असभ्य, जिसको अपन कहते हैं असभ्य। ये शब्द याद रखना भाई, प्रश्न में आने वाले हैं। हाँ, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ऑन हर पार्ट एंड वी, dignified on her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। और वो जो मैं बताती थी वो उनकी तरफ से उनको असभ्य लगते थे, खराब लगते थे, लेकिन बात वही आ जाती है कि हमें बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे कि वो फेबल हो। फेबल का मतलब होता है काल्पनिक कहानी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, काल्पनिक कहानी जिसको अपन कहते हैं। और किसके द्वारा कही गई? प्रोफेट यानी संत के द्वारा कही गई
बिल्कुल काल्पनिक कहानी हमें लगती थी जो वो हमें बताया करती थी। ये हो जाता आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट। अब बात करते हैं इसमें से जो 4 क्वेश्चन मैंने बनाए आप लोगों के लिए, उनके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। उनके बारे में बात करें तो पहला प्रश्न क्या है, हाउ वाज ऑथर्स ग्रैंडमदर, जो ऑथर था उसकी दादी कैसी थी। पहली लाइन में उत्तर दिया हुआ है, माय ग्रैंडमदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमन। तो यहाँ पे ये जो आंसर है ना, आप इतना कर दो तो बेटर होता है। अगर आप शुरू से लिखना चाहो तो भाई अपने पास बात करते हैं, तो यहाँ पे माय नहीं आएगा, यहाँ पे आपको हिज कर देना है। हिज ग्रैंडमदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमन, ये आंसर होता है। अब आप पता नहीं कहां से लिखते हो रे, कैसे कैसे लिखते हो और क्या क्या लिखते हो, है ना। इसका तो आप अंदाजा लगा ही लो भाई, है ना। गुरुजी देखते ही समझ आते हैं कि हाँ यो बड़ो समझदार है, पढ़नियो टापर यो ही है ना। तो वैसा नहीं बनना है आप लोगों को, बिल्कुल एक लाइन का आंसर है तो एक लाइन में ही करना है। अब आंसर मैं बता देता हूं, अगर आप यहाँ पे करो तो ऑथर्स ग्रैंडमदर, यहाँ पे माय की जगह ऑथर्स ग्रैंडमदर कर दो, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमन, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको उत्तर करना है ना, करना है ये, तभी याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट। अब दादाजी के पोर्ट्रेट की बात हुई है भाई, कहां पे रखा हुआ था, कहां पे लटकाया गया था। तो ये देखो अपने पास बात करें मेंटल पीस, ये देखो यहाँ पे है ना, मेंटल पीस के ऊपर इन ड्राइंग रूम, तो यहां पे हो जाएगा इन पोर्ट्रेट, या यहां से कर दो हिज ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन ड्राइंग रूम। इतना आंसर होता है ना। अपना दिमाग नहीं लगाना, मैंने बता दिया इसका आंसर कहां से करना है, इसका आंसर यहां से करना है। और जो माई है इसको आपको हिज में कर देना है। क्यों कर देना है हिज, क्योंकि अपन बात करें ग्रैंडफादर के बारे में, उसके दादाजी के बारे में बात करें। अब 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके आपको सिनोनिम्स मतलब किसमें सम्मिलित होते हैं, वोकैबुलरी में चेंज अपने पास माने जाते हैं, यानी वोके पार्ट जिसको अपन कहते हैं। तो सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थक। क्या होता है, समानार्थक। अब वल्गर का समानार्थक, तो वल्गर का मतलब होता है खराब, है ना, जिसको अपन कहते हैं कि बढ़िया नहीं होता है। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को, सर खटेसी बताया था, ये देखो यहाँ पे बता रखा है मैंने। तो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा अब्सर्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका तो मैं लिख देता हूँ अब्सर्ड, बाकी आपको प्रश्न करने हैं। सिनोनिम ऑफ नॉनसेंसिकल, नॉनसेंसिकल क्या होता है, बेतुक की बात, असभ्य बात जिसको अपन कहते हैं। तो यहाँ पे असभ्य का मैंने ये बता रखा। अनडिग्निफाइड, तो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड। ये लो, अब मैंने चारों प्रश्न आपको बता दिए हैं, ये आपको करने हैं। सामने से देख लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना या कर लेना, पॉज करके देख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट में आपके पास आता है दूसरा पैराग्राफ। इसमें प्रश्न 4 हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसमें बात करें तो सी हैड ऑलवेज, इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ वो यहां से शुरू हो रहा है। इसके बाद में सी ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट। अब वो उनके शरीर के बारे में, उनके शरीर के बारे में बता रहा है कि वो कैसी थी। वो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो दादी जी है ना अपनी, ये जो दादी है, इनका चरित्र चित्रण का बारे में प्रश्न पूछते हैं, ध्यान से सुनना। मैं करवाऊंगा भी, लास्ट में करवाया हुआ मेरा, चिंता मत करो। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो लगभग ऐसे छोटे टाइप में थी, ज्यादा लंबी नहीं थी, झुकी हुई थी, इसके बारे में बात करते हैं। फेट थोड़ी मोटी थी। इसके अलावा स्लाइटली का थोड़ा सा मैं बता देता हूं, हल्का, थोड़ा सा हल्का सा जिसको अपन कहते हैं हल्का सा। और बेंड का मतलब होता है झुकाव। बेंड का मतलब क्या होता है, झुकाव होता है, झुकाव। इसका मतलब हुआ कि वो जो दादी थी वो छोटी सी, मतलब ऐसे शॉर्ट दिखाई देती थी, थोड़ी मोटी दिखाई देती थी, और स्लाइटली बेट, और थोड़ी झुक कर चलती थी। आप अपनी दादी को देखो, थोड़ा सा झुक के चलना शुरू कर देती है। उम्र के साथ साथ हर आदमी में यही क्वालिटी आ जाती है जो उसकी दादी में है। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, हर फेस वाज क्रिस क्रॉस भी बताएंगे अभी, ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है इस तरीके से,
इस तरीके से मेरी दादी के चेहरे पे जो झुर्रियां है वो क्रिस क्रॉस अकॉर्डिंग थी, यानी हर चेहरे पे एवरीवेयर टू एवरीवेयर, चेहरे पे इधर भी झुर्रियां, इधर भी झुर्रियां, इधर भी झुर्रियां, इधर भी झुर्रियां, ये होता है क्रिस क्रॉस। तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद में नो, अब बात आती है कि क्या है नो वी वर सर्टेन, अब हम निश्चित थे, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, अब हमें यकीन हो गया नहीं भाई मेरी दादी तो जैसा हम देखते हैं वो जिंदगी में वैसा ही थी। हमें इस बात का भरोसा नहीं होता है कि वो जवान और खूबसूरत थी, इस बात का भरोसा नहीं होता है, ये बता रहा है वो। ओल्ड सो टेरिबली, इतनी भयानक तरीके से वृद्ध, ओल्ड का मतलब वृद्ध, सो टेरिबली यानी बहुत, वैसे टेरिबली मतलब भयानक होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा से लिया गया है। ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, अब वो इतनी वृद्ध हो गई है, इतनी अपने पास उम्र हो चुकी है कि अब वो वृद्ध नहीं हो पाएगी, अब इसके ज्यादा उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये कह रहा है। एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और इस अवस्था में ऐसी कंडीशन में उनको मुझे देखते हुए 20 साल हो गए, यानी 20 साल से मैं ऐसा देख रहा हूं अपनी दादी को। समझ में आ रहा है कि नहीं, बता देना मुझे। इसके बाद शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी भाई, मेरा मानना है। इसके बाद बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो सुंदर थी भाई। अब दो चीजें आ जाती है, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन हो गया। गुरुजी थे एक बार एक जाकर कह दिया कि वो सुंदर नहीं हो सकती थी, है ना, हाँ आपके दिमाग में आता है, मुझे पता है। प्रीति का मतलब भी सुंदर होता है, प्रीति का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। तो यहाँ पे इस सुंदर का मतलब और इस सुंदर का मतलब क्या हुआ, तो दोनों में अंतर क्या है। प्रीति का मतलब खूबसूरती, जो चेहरे की खूबसूरती होती है उससे लिया जाता है, और ब्यूटीफुल भी चेहरे की खूबसूरती से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे चेहरे की खूबसूरती से नहीं लेकर वो जो अपने को अपना प्रेम होता है एक दूसरे के प्रति, अपनी दादी पोते का जो प्रेम होता है उसमें जैसे वो मेरी दादी सुंदर दिखाई देती है वो था भाई। तो वो सुंदर तो थी लेकिन वो वाली नहीं जैसे कि लोग कहते हैं। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन करने वाली बात है ना, हाँ विरोधाभास आ गया आप लोगों के। ये पैराडॉक्स जो होते हैं ना ये बड़े कंफ्यूजन करने वाले होते हैं। अगर मैं एक पैराडॉक्स बोल दूंगा तो आप तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ बिहारी भाषा में आ गया मैं भी, ध्यान में रखना। हाँ अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस व्हाइट विथ one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. She hovered about in the house in the spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. पहले यहाँ तक बता देते हैं, यानी मेरी दादी है वो होबर का मतलब ऐसे थोड़ा बिल्कुल ऐसे चलना, थोड़ा सा लड़खड़ा के चलना, और मेरी दादी का एक हाथ बिल्कुल ऐसे कमर पे, दादी को देखना आप लोग ऐसे हाथ कमर पे लेके ऐसे चलती है। क्यों चलती है, वो इसलिए चलती है ताकि वो अपना बैलेंस बना सके। यही बात यहाँ पे कह रहा है, सी होवर्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस व्हाइट विथ द वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वेस्ट यानी कमर, और कमर पे अपने हाथ रख के ऐसे दादी है वो झुककर चला करती थी। क्यों, टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप का मतलब अपनी कमर, ये जो होता है झुका हुआ पार्ट इसको कहते हैं। तो इस झुके हुए पार्ट को थोड़ा बैलेंस बनाकर गिर ना जाए वो एक हाथ अपना कमर पे रखती थी। इसके बाद एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, और दूसरी बात करें तो जो दूसरा हाथ था उसमें उनके पास एक माला रहती थी। रोजरी का मतलब होता माला, मैं लिख देता हूं नहीं तो आप कहोगे सर लिखा वो नहीं थे। तो रोजरी का मतलब होता है माला। दूसरे हाथ में वो अपने पास माला के मन के, बीड्स का मतलब होता है मन के। हाँ सारी चीज बता रहे हो मत है ना। हाँ रोजरी के जो अपने पास माला थे उसके मन के फेरती रहती थी। ये अपनी दादी के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल प्लकर्ड फेस। अगर अपन बात करें उनके जो सफेद बाल थे, बाल है वो सफेद हो चुके थे बुढ़ापे में, सभी के हो जाते हैं, वो बिल्कुल बिखरे हुए रहते थे चेहरे पे बिना कोई ऐसे तैयार किए हुए। जैसे अपन जवान बच्चा जो होता है वो तो अपने बालों को संवारता है, दादी के कौन संवारता है भाई, है ना, दादी के कोई नहीं संवारता है, तो दादी के बाल तो वैसे ही उलझे हुए रहते हैं। तो ये हो जाता है अनटाइटली, यानी बिल्कुल ही ऐसा जिनको अपन कहते हैं कि अनटाइटली स्पष्ट नहीं, गंदा हाँ। अनटाइटली मतलब जो साफ सुथरे नहीं है, टाइटली का मतलब साफ सुथरे, अनटाइटली का मतलब साफ सुथरे नहीं।
ओवर हर पेल, उसके सफेद पीले पड़े चेहरे पर प्लकार्ड फेस का मतलब बिखरा हुआ सा चेहरा, टूटा हुआ सा चेहरा। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और उसके जो होठ है कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और वो जो उनके होठ थे वो लगातार प्रेयर बोलते रहते थे, लेकिन वो प्रेयर दूसरों को सुनाई नहीं देती थी। इन ऑडिबल का मतलब होता है जो सुन ना सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे मैं लिख देता हूं, जिसे सुना ना जा सके, वो होता है इनऑडिबल। ध्यान में रखना, दिख रहा होगा, हाँ, सुना ना जा सके। यस, उसके बाद में बात करते हैं कवि क्या कह रहा है। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत ही सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और वो बिल्कुल वैसे लगती थी, इतनी सुंदर लगती थी जैसे कि सर्दियों में अपने पास पहाड़ों पर बर्फ जमकर जो दृश्य आपको दिखाई देता है। लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य, जो पहाड़ों के परिदृश्य दिखाई देता है अपने पास बर्फ जमने के बाद सर्दियों में, उतनी सुंदर मेरी दादी दिखाई देती थी। गुरुजी बोझावला बोलगा, है ना, बोला तावला बोल रहा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूं। वो ये कह रहा है कि कंपैरिजन कर रहा है अपनी दादी का, किससे, पर्वतों पे जब बर्फ जम जाती है सर्दियों में, तो वो जो परिदृश्य होता है उतनी सुंदर उसकी दादी थी। अब आ जाएगा समझ में। एन एक्सपेंस ऑफ द प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, बिल्कुल ऐसे एक्सपेंस यानी फैली हुई है, क्या, प्योर शुद्ध। एक्सपेंस का मतलब फैला हुआ, मैं लिख देता हूं सारे शब्द जिससे आपको याद रह जाए। एक्सपेंस यानी फैला हुआ, और प्योर का मतलब होता है शुद्ध, जिसको अपन कहते हैं बिल्कुल साफ सुथरा। व्हाइट सेरेनिटी यानी पवित्रता, इसके बाद में ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से और संतोषजनक तरीके से अपने पास सांस ले रही है, उस अपने पास परिदृश्य के बारे में कह रहा है। वैसे ही मेरी दादी है, बिल्कुल। अब ये हो जाता है आपके पास पैराग्राफ नंबर 2, और इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। चलो प्रश्न देखते हैं, क्या है पहला प्रश्न। हाउ वाज ऑथर्स ग्रैंडमदर, जो अपने पास लेखक है उनकी दादी कैसी थी। पहला प्रश्न पैराग्राफ में ये था, यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ से बताना है। तो ये देखो यहाँ पे, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट, ये माना जाएगा इसका आंसर। आ गया वो समझ में, तो ये लिख लेना है, करना है आप लोगों को। हाउ वाज हर फेस, उसका चेहरा कैसा था। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ द रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यहां तक करना है ना। मैं लगा देता हूं, नहीं तो आप ना कहोगे गुरुजी गलत करवा रहे हो हमारा, तो हटाऊं दूसरा नंबर को आंसर है, तक करना है था ना, है ना। अब इसमें कोई चेंज नहीं है, नहीं तो मैं चेंज भी करवा देता। नेक्स्ट है आप लोगों के पास, हाउ मेनी इयर्स हैड शी बीन सेम एज, वो कितने वर्षों से इस सेम अवस्था में दिखाई दे रही है लेखक को। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 इयर्स, है ना। इसका मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर 20 इयर्स कर देता हूं, फॉर 20 इयर्स, ये हो जाता है। सिनोनिम ऑफ लो, लो का मतलब होता है कम। अब आपके पास लो का मतलब कम का मतलब आवाज से लिया गया है। अब जब आवाज कम हो तो इसको क्या कहते हैं, यानी मैंने अभी बताया है इनऑडिबल, जिसको सुना नहीं जा सकते वो होता है, तो हो जाएगा इनऑडिबल। तो ये हो जाता है आपके पास, यहाँ पे ये देख लेना इनऑडिबल। अगर यहाँ पे नहीं समझ में, ये लिख रखा मैंने। ये आपका हो जाता है दूसरा पैराग्राफ और उसके क्वेश्चंस। आपको ये करना है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट बात करें अपने पास, तो नेक्स्ट आता है ये। हाँ, अब बात करते हैं आगे वाले जो पैराग्राफ है उसके बारे में। क्या दिया हुआ है, वो दिया माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अपने उनके आपस के संबंध के बारे में। ये तो इतने अपनी दादी के बारे में बता रहा था ना, कि मेरी दादी ऐसी है, ऐसी लगती है, ऐसे लोग कहते हैं, इतने वर्ष की है ना। वो सारी बातें कर रहा है, मेरी दादी के मैं तुलना किससे करता है, वो सारी बातें करता है। अब बात आती है उनके संबंध की, उनके कैसे रिश्ते थे। दादी पोते का तो वैसे बड़ा शानदार रिश्ता होता है, होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो देखो, माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दादी पोता तो अपने होते हैं। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी।
अब होता ऐसा है भाई, देखो ये मोस्टली लगभग सभी परिवारों में ऐसा ही होता है क्या, कि जब माँ बाप को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है तो वो अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास यानी उनके दादा दादी के पास छोड़ जाते हैं, ऐसा होता है। तो जब उसके अपने पास लेकर के माता पिता को बाहर जाना पड़ा, शहर में जाना पड़ा, तो वो उसको उसके दादी के पास छोड़ जाते हैं। दादाजी तो थे नहीं तो उसकी दादी के पास छोड़ जाते हैं। जब वो शहर जाते हैं। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से लेकर हम क्या है, लगातार साथ में हैं। कॉन्स्टेंटली लगातार आया था अभी, है ना, लगातार। इसका कॉन्टिन्यूअली भी होता है, जो आपके पास समानार्थक शब्द बनता है वो ये बनता है कॉन्टिन्यूअली। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, क्या दिया, शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह जगाया करती थी। मेरी दादी मुझे सुबह जगाती थी भाई, जब मैं अपनी दादी के पास हूं तो वो मुझे जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वो मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। तो ये आ गया समझ, जब अपने पास छोटे होते हैं, मम्मी पापा बाहर कमाने गए हैं तो फिर दादी करती है। इसके बाद शी सेड, उसने कहा, हर मॉर्निंग प्रेयर इन, वो कहती थी, शी गाती थी, शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस sing a song while she bathed and dressed me, in the hope that I would listen and get to know it by heart। मैं एक बार यहाँ तक बता देता हूँ। जब वो मुझे जगाती थी, जब वो मुझे तैयार करती थी, तो वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना, अपनी दादी को देखना वो सुबह सुबह प्रार्थना करती रहती है, कोई भजन गाती रहती है, तो भजन से लिया गया यहाँ पे, है ना, मॉर्निंग प्रेयर। जब वो गाती थी तो वो मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस। क्या होता है, नीरस होता है। नीरस का मतलब जिसमें कोई ऐसे आनंद नहीं हो, वो नीरस होता है। इसके बाद में टू नो दैट, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक भजन है, वो लय में गाती रहती थी। व्हाइल शी बाथ मी, जब वो मुझे नहलाती थी। एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस आशा में दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, वो ये मानती थी, उनको ये आशा थी कि मेरा पोता है मेरी प्रार्थना को सुन रहा है और उसको दिल से याद कर लेगा, कंठस्थ याद कर लेगा। बट नेक्स्ट बात करें, लेकिन आई लिसन्ड बिकॉज, मैं सुनता तो था, आई लव्ड हर वॉइस, बट मैं उनके आवाज को बहुत प्यार करता था, पसंद करता था उनकी आवाज को, इसलिए मैं सुनता था। बट नेवर bothered to learn it, लेकिन कभी ऐसी समस्या का सामना नहीं करा, ऐसी परेशानी उठाई नहीं भाई याद करने की। अपने दादाजी भजन गा रहे हैं, अपनी दादी भजन गा रही है, तो आप क्या करते हो, इससे आप दिमाग में आते हो कि नहीं, आनंद तो आता है, लय तो आती है, लेकिन अपनी याद नहीं करते, तो वो परेशानी तो उठाई नहीं उसने। bothered का मतलब होता है परेशानी उठाना, है ना, मैं लिख देता हूं, bothered का मतलब परेशानी उठाना, परेशानी। तो लेखक ने कभी भी यह परेशानी नहीं उठाई कि मुझे याद करना है, मुझे पढ़ना है। Then she would fetch me wooden slate, फिर वो मुझे अपने पास मेरी जो लकड़ी की स्लेट का मतलब पट्टी जिसको अपन कहते हैं, जिस पे पहले अपन लिखते थे, आप लोग तो नहीं लिखी हो रहा है, हाँ, वो मुझे देती थी। which लाती थी, fetch का मतलब लाना, which she had already washed, जिसको कि वो पहले ही साफ कर चुकी होती थी, लकड़ी की जो स्लेट होती थी। एंड प्लास्टर्ड विथ अ येलो चौक, और उसके ऊपर बाद में प्लास्टर का मतलब अपने पास येलो चौक से थोड़ी कलरिंग कर देना, यानी उसको रंग देना जो होती है। वाश एंड प्लास्टर विथ येलो चौक एंड ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटा सा अपने पास इंक की जो दवात होती थी। पहले क्या होता था, अपने पास जो लकड़ी होती है उसकी एक साठी बनाई जाती थी, आप तो नहीं जानते हो, उससे लिखा जाता था, तो उसके लिए अपने पास इंक पॉट की आवश्यकता होती थी। टाइनी का मतलब यहाँ पे छोटा, टाइनी मतलब छोटा, छोटी जिसको अपन कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा, टाइनी मतलब छोटा, स्मॉल जिसको अपन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है, एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन भी था। पेन का मतलब अपने पास रेड पेन की बात हो रही है, साठी की बात नहीं हो रही है। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और बाद में टाई का मतलब होता है बांधना, टाई का मतलब क्या होता है, बांधना होता है। फिर वो क्या करती थी, इन सभी चीजों को अपने एक बंडल में बांध दिया करती थी। क्या कर देती थी, बंडल में बांधती थी। एंड हैंड इट टू मी, और बाद में इन सभी को बांध कर वो मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, एक थिक का मतलब वैसे तो होता मोटा, तो ब्रेकफास्ट तो मोटा होता नहीं है, तो फिर इसका मतलब बिल्कुल वैसे पेट भर के ब्रेकफास्ट जिसको अपन कहते हैं वो वाला।
स्टेल चपाती, स्टेल का मतलब होता है बासी वैसे तो, लेकिन यहाँ पे बासी से नहीं है, रात की चपाती, रात, यहाँ पे बासी कर देता हूं, लेकिन यहाँ पे रात का बचा हुआ ये लिख देता हूं मैं, ना, नहीं तो आप समझ कंफ्यूजन हो जाओगे। रात का बचा हुआ जो चपाती होती थी अपने पास, रोटियां जो होती थी वो विथ ए लिटिल बटर, उस पे क्या है, बटर, जो मेरी माँ है, जो दादी है, वो लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वो क्या करती थी, अपने पास मक्खन डालती थी, उस पे अपने पास शुगर होती थी, और उसके साथ में हम नाश्ता करते थे पेट भर के, जो होता है ना थिक, बिल्कुल अपने पेट भर जाए ऐसा नाश्ता, शाम तक भूख नहीं लगे। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल जाते थे, है ना, स्कूल जाते थे कब, नाश्ता करने के बाद में। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और कई जो चपातियां हैं, सेवरल का मतलब कई, जो चपातियां हैं रात की बची हुई है, उनको वो क्या करती थी, अपने साथ स्कूल में ले जाती थी, गांव के कुत्तों के लिए मेरे साथ जाती थी, तब की बात बता रहा हूं। अब बात करते हैं, देखो अपने पास क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है हु वर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप ये नहीं करोगे कि आई माय ग्रैंडमदर एंड आई नहीं करोगे, यहाँ पे तो क्या करोगे, ग्रैंडमदर एंड द ऑथर, यहाँ पे लिखोगे द ऑथर वर गुड फ्रेंड्स, बस इतना करोगे और कुछ नहीं करना है इसमें। When did author's parents leave him, कब छोड़ के गए उसको उसकी दादी के पास, तो my parents left me with her when they went to live in the city, तो यहाँ पे आएगा when, यहाँ से शुरू करेंगे, my parents when, यहाँ से when they went to live in the city, तो यहाँ पे मैं जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता भाई, है ना, थोड़ा सा चलो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, आप तो करोगे नहीं, हाँ, when they went to live in city, बस इतना ही करना है। जब वो शहर में रहने के लिए गए तब वो मुझे मेरी दादी के पास छोड़ जाते हैं, तो इतना ही करना होता है, अपनी रामायण नहीं लिखनी है। नेक्स्ट आता है who got ready the author, लेखक को तैयार कौन करता था, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा कि वो गेट मी रेडी, है ना, सी गेट मी रेडी, ऐसा कर दोगे, ऐसा नहीं है, अपने पास क्या जाएगा, इसका आंसर हिज ग्रैंडमदर, ये इसका आंसर होगा, है ना, ध्यान में रखना, ध्यान में रह जाएगा ना, ठीक है। व्हाई डिड ऑथर लिसन हर प्रेयर, अच्छा लेखक, अभी बात आई थी अपने पास, लेखक उसकी प्रार्थना यानी दादी की प्रार्थना जो भजन कीर्तन करती थी उसको सुनता क्यों था, बिकॉज शी लव्ड हर वॉइस, बिकॉज आई लव हर वॉइस, ये आ जाता है, तो आई नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखोगे तो वाई का आंसर आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, बिकॉज ही लव्ड हर वॉइस, इतना सा आंसर करना होता है प्यारो, है ना, आप पता नहीं क्या क्या करते हो, इतना नहीं करना होता है। व्हाई डिड ऑथर लिसन हर वॉइस, बिकॉज ही लव्ड हर वॉइस, क्योंकि वो उसकी आवाज को पसंद करता था, ना कि वो उसे याद करता था, ये मैंने बता दिया भाई। नेक्स्ट है व्हाई डिड शी टेक स्टेल चपातीज विथ हर, अब वो जब उसके साथ जाती थी तो वो अपनी बासी चपातियां साथ क्यों लेके जाती थी, वो रात वाली जो चपाती बची हुई थी वो साथ क्यों लेके जाती थी, फॉर विलेज डॉग्स, अपने पास यहाँ पे कर देते हैं। अगर आप पूरा लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, शी टुक स्टेल चपातीज विथ हर फॉर विलेज डॉग्स, ये करना होता है। मैं एक बार यहाँ पे कर देता हूँ फॉर विलेज डॉग्स, ये लो, बस इतना सा करना होता है, और फिर आप लिखते हो, क्या लिखते हो, गजब का ही लिखते हो, मुझे बड़ी हंसी आती है जब आप गजब का लिखते हो, गुरुजी मैं तो गजब को लिखाते हैं, हंसो मारता है, और तो हंसने पड़े तो थार पे के करूं मैं, है ना, हंसने पड़ेगो थे थारी रामायण लिखेगा जना मैं के करूंगा, हाँ बिल्कुल गुरुजी थे भी मजा लो मारा, तो मजा तो लेना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम का मतलब समानार्थक शब्द बताना है, कॉन्टिन्यूअली, शायद मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये रहा, कॉन्टिन्यूअली का मतलब होता है लगातार, और इसका समानार्थक होगा कॉन्स्टेंटली। अब तो कर दोगे, हाँ गुरुजी अब कर देना, नहीं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉन्स्टेंटली, तो के कर देगा। दूसरा शब्द आपके पास टायरजम, टायरजम का मतलब होता है थका हुआ, नीरस, और अपने पास आया है नीरस, ये रहा, तो इसका हो जाएगा मोनोटोनस, तो ये लिख देना है यहाँ पे, ये भी लिखो क्या, चलो मैं लिख देता हूँ ये भी, है ना, गुरुजी थे लिख दो सारे ही, तो गुरुजी तो लिखोगे तो हो जाओगे मोनोटोनस, गुरुजी थे भी देख के लिखो, अरे तो कोई बात नहीं, तो लिख रहा है गुरुजी पहले से ही, मोनोटोनस, ये हो जाता है इसका समानार्थक टायरजम का।
ये आपके पास हो जाता है दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट, जो नेक्स्ट है तीसरे नंबर का जो भी हो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है पैराग्राफ और इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये पैराग्राफ? ये कह रहा है माय ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी, ये उनकी आदत थी, है ना। ध्यान से सुनना। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। क्यों जाती थी दादी स्कूल? क्योंकि जो गांव का मंदिर था वो स्कूल के पास था और दादी एक अपने पास क्या थी, रोजाना प्रार्थना करती थी, भजन कीर्तन करने वाली महिला थी, तो वो मंदिर में जाने के लिए जाती थी। द प्रिस्ट टोल्ड अस। मंदिर का पुजारी, प्रिस्ट का मतलब यहाँ से पुजारी, मंदिर का पुजारी, प्रिस्ट का मतलब होता है पुजारी। वो पुजारी हमें पढ़ाता था। क्या पढ़ाता था? द अल्फाबेट, अल्फाबेट भी पढ़ाता था, ABCD वगैरह, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग प्रेयर भी करवाता था, मॉर्निंग सुबह की प्रार्थना जो करते हैं। व्हाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज, जब बच्चे अपने पास पंक्ति में बैठते थे, ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन द कोरस। कोरस का मतलब होता है सामूहिक गान। तो फिर जो बच्चे बरामदे में, क्या वरांडा मतलब जो बरामदा होता है, उसमें दोनों तरफ पंक्तियों में बच्चे बैठते थे और दोनों साथ मिलकर क्या करते थे, उन अल्फाबेट्स का उच्चारण करते थे। ये जो अल्फाबेट है ना, इनका उच्चारण भी करते थे और साथ में जो प्रार्थना है उसको सामूहिक गान करते थे। कोरस का मतलब होता है सामूहिक गान, सामूहिक गायन जिसको अपन कहते हैं। कोरस का मतलब एक साथ बोलना, गाना। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है? माय ग्रैंडमदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। अब उस दौरान मेरी दादी क्या करती थी, वो मंदिर में जाकर बैठती थी और स्क्रिप्चर्स यानी पौराणिक किताब, जिसको अपन धार्मिक पुस्तकें बोलते हैं, वो पढ़ती थी। तो स्क्रिप्चर का मतलब यहाँ पे पौराणिक किताब यानी धार्मिक पुस्तक लिख देता हूं मैं, धार्मिक पुस्तक पढ़ा करती थी, ये हो जाता है। अब इसमें एक छोटी सी बात, हाँ, इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं। When we had both finished, और जब हमारा दोनों का काम पूरा हो जाता था, यानी मेरी दादी तो वो किताबें पढ़ लेती थी और हम हमारी पढ़ाई है वो पूरी कर लेते थे, तो फिर हम दोनों क्या करते थे, we would walk back together, फिर हम दोनों वापस आते थे घर पे। This time the village dog would meet us, इस समय हमें जो कुत्ते थे वो मिलते थे। कौन से रहे, किनकी बात हो रही है, थोड़ी देर पहले हुई थी। एट द टेम्पल डोर, जो मंदिर का दरवाजा है उसके पास हमें वो गांव वाले कुत्ते, जो ग्रामीण कुत्ते, जो आवारा कुत्ते होते हैं, वो मिलते थे। द फॉलोड, दे यहाँ पे कुत्तों के लिए, द फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग, ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, और वो हमारे पीछे घर तक आते थे, लड़ते झगड़ते भौंकते हुए। ग्रोवलिंग का मतलब भौंकते हुए, हमारे फाइटिंग का मतलब लड़ते हुए। जो चपातियां हम उनको फेंकते थे, उनके लिए वो आपस में लड़ते हुए, अपने पास से फेंकते हुए हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, अब बात करते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, बात कर रहा है कि जब मेरे माता पिता शहर में बिल्कुल ऐसे व्यवस्थित हो गए थे, कंफर्टेबली यानी आराम से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफर्टेबली का मतलब आराम से। जब वहां पर अपने पास सेटल हो गए, जब सेटल हो गए तो फिर क्या है, द सेंट फॉर अस, तो फिर उन्होंने हमें बुला लिया। भाई सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना, मैं लिख देता हूँ, सेंट फॉर का मतलब बुलाना, उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वाज, अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये क्वेश्चन भी बनता है, ये हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट जहां से हमारा जीवन बदल गया, है ना। हाँ, था ना तो टर्निंग पॉइंट, बस वो क्रिकेट अब याद आवे, हाँ गुरुजी वो टर्निंग पॉइंट उस क्रिकेट का मैच को, वो याद रखना है। Although we shared the same room, हाँ यद्यपि देखो शहर में भी हमें क्या है, कमरा एक ही दिया गया था, हम कमरा शेयर करते थे, एक साथ रहते थे। My grandmother no longer came to school with me, अब मेरी दादी मेरे साथ नहीं आती थी विद्यालय, पहले तो मेरे साथ काम में तो मेरे साथ जाती थी, लेकिन अब नहीं जाती। क्यों? I used to go to an English school in a motor bus, क्योंकि मैं एक इंग्लिश माध्यम विद्यालय में जाता था और उसकी बस मुझे घर से लेने के लिए आती थी, तो फिर मेरी दादी का रिश्ता खत्म हो गया, ये याद रखना, मैं प्रश्न में कराऊंगा ये। There were no dogs in the streets, वहां गलियों में कुत्ते भी नहीं मिलते हैं, नहीं है। She took to feeding
स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ द आवर सिटी हाउस। फिर वो मेरी दादी क्या करती थी, जो हमारे घर का, जो शहर का घर था उसके आंगन में जो चिड़ियाएं होती थी, स्पैरोज का मतलब चिड़िया, उनको वो दाना खिलाती थी, भोजन कराती थी दोपहर में, जितना भी कोर्ट यानी आंगन में। आगे की बात करना कब। अब इस क्वेश्चन में जो इसके क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। व्हाई डिड हिज ग्रैंडमदर गो विथ हिम। अब सबसे पहले बात करते हैं कि उसकी दादी उसके साथ क्यों जाती थी विद्यालय में। देखो शुरू में लिखा है कि मेरी दादी मेरे साथ हमेशा विद्यालय जाती थी। क्यों? क्योंकि वो मंदिर था। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, मैं चलो बता देता हूं क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज द विलेज टेम्पल was attached to school। बस इतना सा करना है ना। गुरुजी को ले देखोगा थे, गुरुजी भी क्या क्या आंसर खटे खटे लिख रहा है। तो कोई ना, मैंने ये सोचा कि आप लोग खुद कर लोगे, इसीलिए मैंने ना इस जगह नहीं बनाई थी। यहाँ पे आगे देखेंगे, अगर करवाना होगा तो मैं करवा दूंगा। Who taught alphabet? अल्फाबेट कौन सिखाता है? ये आ गया होगा भाई, ये तो समझ में आ गया। जब आपके पास हु से आंसर, आपके पास हु से प्रश्न शुरू होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब आपके पास हु से प्रश्न शुरू होता है तो आपको केवल एक शब्द में उत्तर देना होता है, व्यक्ति का नाम। और आप पता नहीं पूरा पैराग्राफ लिखने पे आते हो, ये लिखते हो, ये लिखते हो, लिखते रहते हो, है ना। फिर पता नहीं गुरुजी के हमारा नंबर क्या काट लिया थे, ज्यादा लिख दिया न, फिर बहुत ही समझदारी से लिख दिया, जना गुरुजी नंबर काटे। हाँ, जब हु टॉट अल्फाबेट, अल्फाबेट कौन सिखाता था? तो अल्फाबेट अपने पास द प्रीस्ट। तो बस इतना ही करना है, द प्रीस्ट। ये होता है इसका आंसर, है ना, ध्यान में रख लेना। ये रहा द प्रीस्ट टॉट अस अल्फाबेट, तो द प्रीस्ट इसका आंसर हो जाएगा। इतना ही करना होता है, बाकी अपना ज्ञान नहीं लगाना है। हु का आंसर केवल एक शब्द में, दिमाग में रखना। अब बात करते हैं, वेयर डिड डॉग्स मीट देम। जो कुत्ते थे वो कहाँ मिलते थे उनको? अभी बात आई थी, कहाँ मिलते थे? जब हम वापस आते थे तो मंदिर पे मिलते थे। कहाँ पे? अभी बता दिया मैंने कहाँ पे आया है, ये देख लेना इसमें। तो मैं बता देता हूँ, सेंट फॉर अस, यहाँ पे द डॉग, विलेज डॉग्स वुड मीट एट द टेम्पल डोर। तो एट द टेम्पल डोर हो जाएगा, एट द टेम्पल डोर, है ना। इतना ही करना है, ये कर लेना है, ध्यान में रखना, करना है, नहीं तो याद नहीं रहेगा। When was they sent for? उनको कब बुलाया गया? When was they sent for? उनको कब बुलाया गया? When his parents were comfortably settled in the city। यहाँ पे इसका आंसर है ना, यहाँ पे my नहीं करना है, यहाँ पे his करना है। क्या करोगे? यहाँ पे his कर देना है और यहाँ से आंसर शुरू करना है और यहाँ तक कर देना है। बस इतना ही करना होता है, बाकी दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ से शुरू करोगे वेन से और यहाँ सिटी तक इसको कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है? When was the sent for? ये तो आ गया अपने पास, इसका बता दिया। What was the turning point? टर्निंग पॉइंट क्या था? तो मैंने बताया है, when उनके माता पिता सिटी में शहर हो गया, the sent for us, यानी जब उनको बुलाया गया, that was the turning point। फिर आपको यहाँ से शुरू करना है, when से हिच करना है यहाँ पे, और इसके बाद में यहाँ से फ्रेंडशिप तक कर देना है। समझ में आ गया? यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा सभी को, ये कर देना है। अभी यहाँ पे इतना बड़ा तो लिख नहीं पाऊंगा। प्लीजेंटली का मतलब क्या होता है? सुखद पूर्वक। प्लीजेंटली मतलब सुखद, आराम से, जिसको अपन कहते हैं। तो इसमें आया भाई, मैंने बता दिया भाई, वो बता दिया, तो आपको देख लेना है। ये रहा वो शब्द, क्या है मैं बता देता हूँ, नहीं तो कहोगे गुरुजी बताया को नहीं। कंफर्टेबली का मतलब प्लीजेंटली से लिया जाता है, ध्यान में आ जाएगा, ये कोई बात नहीं है, ये कर देना भाई, है ना। ये रहा। अब ये पैराग्राफ भी होता है कंप्लीट। बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो ये आपके पास शुरू होता है, इसमें क्वेश्चंस नहीं बनाए, आएगा तो मैं बता दूंगा। As the years rolled by, we saw less of each other। अब भाई जैसे जैसे वर्ष बीतते जा रहे थे, समय भागता बहुत है, समय बहुत भागता है, तो फिर हम एक दूसरे को बहुत ही कम देखने लगे। हम एक दूसरे से मिलते ही नहीं थे दिन में। कभी देखना आप लोग, आप है ना सुबह जब निकलते हो शाम को आते हो, अपने दादाजी से मिलते ही नहीं हो, है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिना उनका चेहरा देखे ही अपन सो जाते हैं और चले जाते हैं, ऐसा भी समय आता है ना। तो वो क्या है, बहुत ही एक दूसरे को कम मिलने लगे। For some time she continued to wake me up and get me ready for school।
कुछ समय के लिए वो मुझे जगाना शुरू करते भाई, कभी वो कुछ समय के लिए मुझे जगाती थी और तैयार भी करती थी, लेकिन when I came back she would ask me what the teacher had taught me। और जब मैं वापस आता था, घर पहुंचता था, तो वो मुझसे पूछती थी कि हमारे सर ने, हमारे गुरुजी ने पढ़ाया क्या है, क्या पढ़ाया है। Then I would tell her English words। फिर मैं उनको क्या अंग्रेजी के कुछ शब्द सुनाता था, भाई इंग्लिश मीडियम में था तो वो इंग्लिश के शब्द सुनाएगा। And little thing of वेस्टर्न साइंस, और जो पाश्चात्य यानी पश्चिमी जो विज्ञान है उनके बारे में कुछ शब्द सुनाता था मैं उनको। एंड लर्निंग, और सीखना, वो सारी बातें बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैं उनको ग्रेविटी के नियम के बारे में बताता था। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का नियम बताता था मैं उनके। ये अपने पास जो भौतिक विज्ञान है वहां पे आता है, यानी फिजिक्स में। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया बहुत गोल है, ये भी बात बताता था कि मैं दुनिया भी गोल है, इस बारे में बात करता था भाई। यानी कहने का आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये सारी बातें मैं क्या है अपनी दादी को बताता था, ये सारी बातें बताता था। अब दादी को ये कुछ आता ही नहीं था, दादी तो अपनी पौराणिक किताबें पढ़ी हुई थी, तो उनके अनुसार थोड़ी ना पृथ्वी गोल थी। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो बड़ा दुखी होती थी भाई कि मेरा बच्चा, मेरा पोता क्या सीख रहा है। देखो, she could not help me with my lessons, अब वो मेरी सहायता ही नहीं कर सकती थी। अरे थे इंग्लिश पढ़ो, थे मैं थाने टेंस पढ़ा दे, थे घर जाके दादी ने पूछो माऊ मैंने आज ना, दादी ने माऊ तो बोलो दादी आज मैंने टेंस सिखाया, थोड़ा सा थे मैंने बताओ, तो दादी को बड़ा दुख होता है। क्या होता है कि मेरे बच्चे को मैं टेंस नहीं पढ़ा सकती, क्यों नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मुझे आते नहीं है। इस बात का दुख उसे होता था कि वो उसके लेसन्स उसे नहीं सिखा पाती थी। ये लेसन मतलब पाठ। She did not believe in the things that taught at the English school। वो इस बात में भरोसा नहीं करती थी, कि वो मानती नहीं थी भाई इस बातों को जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ाई जाती थी, उन पर भरोसा नहीं करती थी। क्या है बिलीव का मतलब भरोसा, विश्वास। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और इस बात से बड़ा परेशान होती थी। डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशान, डिस्ट्रेस का मतलब परेशान, और वो परेशान होती थी कि उसको अपने पास भगवान के बारे में तो विद्यालय में पढ़ाया नहीं जा रहा है। विद्यालय में क्या है, भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, स्क्रिप्चर्स अपने पास धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब आप बताओ, मैं आप लोगों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ाऊंगा तो फिर ये कहां से पढ़ाऊंगा, है ना। ये तो अपने पास देखो जाहिर सी बात है, धर्म के बारे में ज्यादा शिक्षा अच्छी बात नहीं है, भगवान के बारे में भी देखो शिक्षा अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, विश्वास है तो करनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बात बता रखी है भैया। वन डे आई अनाउंस, एक दिन मैंने अनाउंस किया भाई, वन डे आई अनाउंस, मैंने सुनाया भाई, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। अब एक दिन मैंने उनको बताया, अनाउंस का मतलब घोषणा करना होता है, लेकिन यहाँ पे बताने से लिया गया है। वो बताता है कि हमें जो म्यूजिक लेसन है, संगीत के जो अपने पास संगीत का पाठ है वो पढ़ाया गया है कि संगीत कैसे बनता है, संगीत कैसे गाया जाता है, ऐसे। She was very disturbed, इससे बड़ा परेशान हो गई। डिस्टर्ब और डिस्ट्रेस दोनों का मतलब परेशान होना, इससे बड़ी परेशान हो गई भाई, वो परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, वो ये मानती थी कि जो संगीत है वो बहुत ही गंदा व्यवसाय है। एसोसिएशन का मतलब संगठन जिसको अपन कहते हैं, ल्यूड का मतलब बहुत ही बेकार, है ना। बात खत्म हो गया है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड द बेगर्स, वो ये मानती थी कि ये जो आपके पास संगीत का काम है वो मोनोपोली, एकाधिकार, मोनोपोली का मतलब एकाधिकार है किसका, हार्लोट्स और बेगर्स, यानी भिखारी लोग, और इसके अलावा हार्लोट्स जो अपने पास मांग कर खाते हैं, जो अपने पास जिसको अपन क्या कहते हैं, जो बंजारे वगैरह जो होते हैं, जो यहाँ वहां फिरते रहते हैं, हार्लोट्स, ये उनका काम है गाना बजाना, हमारा काम नहीं है, अच्छे लोगों का नहीं है, सभ्य लोगों का नहीं है। ऐसा कौन मानता है, ऐसा उसकी दादी। नॉट मींट फॉर जेंटल फोल्क, वो मानती थी कि ये जो सभ्य लोग हैं उनके लिए नहीं है। She said nothing but her silence meant disapproval, उसने कुछ नहीं कहा भाई, दादी थी, दादी की सुने भी कौन, तो इसलिए वो चुप थी। लेकिन इसका मतलब ये था कि वो अपने पास डिसअप्रूवल था, यानी उसके लिए अनुमति नहीं थी। डिसअप्रूवल का मतलब अनुमति नहीं होना। She rarely talked me after that, इसके बाद में मेरी दादी मुझसे बहुत ही कम बतलाती थी, है ना। इसके बाद में बहुत कम बातें शुरू हो जाती है हमारे बीच में, हम बातें नहीं करते हैं। ये पैराग्राफ आ गया होगा समझ में। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट भी आता है पैराग्राफ, इसमें भी क्वेश्चन देखो, पैराग्राफ थोड़े बड़े हैं इसलिए मैंने सोचा बाद में देखेंगे लास्ट में।
हाँ, वेर आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, यानी जब मैं कॉलेज में हुआ, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय होता है। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओवन, तो फिर मुझे मेरा अकेले का कमरा दिया गया, क्योंकि मैं बड़ा हो गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग गया, कॉलेज में हो गया, तो फिर मुझे अकेला कमरा दिया गया जहाँ पे मैं पढ़ सकूं। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। अब इससे क्या हुआ, जब मुझे अकेले को कमरा दिया गया तो हमारे बीच जो एक सामान्य सा लिंक बचा था, जो संबंध बचा था, वो भी स्नैप हो गया। स्नैप का मतलब खींच जाना, टूट जाना, अलग हो जाना। स्नैप का मतलब अलग होने से लिया गया है, अलग हो जाना। तो ये अपने पास अलग हो गया, उनका अलग हो जाना। स्नैप का मतलब ऐसे होता है खींचना, अलग होना, ये हो जाता है। इसके बारे में बात करते हैं। My grandmother accepted her secularism with resignation। अब मेरी दादी ने अपना जो अकेलापन था, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है अकेलापन, मैं लिख देता हूँ, अकेलापन, उसे स्वीकार कर लेती है रेजिग्नेशन के साथ। रेजिग्नेशन का मतलब होता है मना करते हुए, यानी जिससे अपन वो स्वीकार नहीं करते हुए, मना करते हुए। मैं एक बार बता देता हूँ इसका अर्थ वैसे क्या होता है। रेजिग्नेशन का मतलब होता है वैसे इस्तीफा देना, लेकिन दादी थोड़ी इस्तीफा देगी यहाँ पे दादी है, उसने अपने अकेलापन स्वीकार कर लिया, बिल्कुल अपने मन को त्याग कर, यानी त्याग करके, अपने त्याग की भावना रखते हुए, अपने मन को समझाते हुए उसने अपना अकेलापन स्वीकार कर लिया। इसके बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट है, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो जो स्पिनिंग पहले गांधी जी एक वो अपना चरखा काटते थे, तो स्पिनिंग व्हील का मतलब वही है चरखा। वो अब मेरी दादी है मुश्किल से ही चरखे को छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, तो वो अब अपने पास सारे दिन चरखा चलाती रहती थी, अपने पास चरखा बुनती थी या जो भी है अपने पास वो चलाती रहती थी, काटती रहती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers। वो सारे दिन जैसे ही सूर्य उगा, यानी जैसे ही सुबह हुई, सुबह से लेके शाम तक वो अपने पास चरखे पे बैठी रहती थी और अपनी प्रार्थना है उसका उच्चारण करती रहती थी। रिसाइटिंग का मतलब उच्चारण करना, बोलना। Only in the afternoon, केवल दोपहर में, she relaxed for a while to feed the sparrows। हाँ, दोपहर में वो थोड़ा सा आराम करती थी भाई, किसके लिए, जो चिड़ियाएं थी उनको खाना खिलाने के लिए। फेड का मतलब होता है खाना खिलाना, स्पैरोस चिड़िया। While she sat in the veranda breaking the breads into little bits, hundreds of the little birds collected around her, creating a veritable bedlam of the chirpings। कहने का मतलब है, जब वो अपने पास दोपहर में बरामदे में बैठती थी और जो ब्रेड के टुकड़े हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके उनको खिलाती थी, तो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो पक्षी है उसके चारों तरफ अपने पास अलग अलग थलग थलग प्रकार से बैठ जाते थे। वेरिएबल का मतलब होता है विभिन्न प्रकार, यहाँ पे है ना वेरिएबल यानी विभिन्न प्रकार से बेडलम। बेडलम का मतलब होता है बैठना किसी पर, बिस्तर पर। ऑफ चिरपिंग, वो बेडलम ऑफ चिरपिंग यानी चहचहाने का जो तरीका है वो बता रखा है यहाँ पे, है ना, ध्यान में रखना। Some came and passed on her lap, कुछ तो आती थी जो उसके पैरों पे बैठ जाती थी। पास्ट का मतलब बैठ जाना, आसन ग्रहण कर लेना। Other on her shoulders, कुछ उसके कंधों पे बैठ जाती थी। Some even sat on her head, कुछ तो उसके यहाँ माथे पे भी बैठ जाया करती थी। यहाँ पे हेड का मतलब सर, यहाँ पे शोल्डर्स कंधे और सर यहाँ पे। She smiled but never shooed them away। हाँ, वो हमेशा मुस्कुराती थी, कभी भी उनको भगाती नहीं थी। शूट का मतलब होता है भगाना किसी को, है ना, यहाँ पे भगाने से लिया गया है। वो कभी उनको उड़ाती नहीं थी, कभी नहीं भगाती थी। इसके बाद में it used to be the happiest half hour of the day for her, और ये उसके दिन का सबसे शानदार खुश भरा पल होता था। ये आधे घंटे का समय, हाफ आवर का मतलब होता है आधा घंटा, ये आधा घंटा उसके सारे दिन का सबसे खुशनुमा समय होता था। नेक्स्ट है, when I decided to go to abroad for further studies, और जब मैंने ये निश्चय किया कि मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाऊंगा, अब्रोड का मतलब विदेश। I was sure my grandmother would be upset, मुझे लगा कि मुझे पक्का भरोसा था कि मेरी दादी बड़ी अपसेट होगी भाई, बड़ी परेशान होगी। अपसेट का मतलब परेशान, यहाँ पे अपसेट परेशान। I would be away for 5 years, और मैं 5 वर्षों के लिए जाने वाला था, ये भी बात है। At her age one could never tell, और उनकी जो अवस्था थी कोई नहीं कह सकता कि भाई वो 5 वर्ष निकाल देगी क्या, है ना, वो ये सोच रहा है। But my grandmother could, लेकिन मेरी दादी कर सकती थी और किया भी उन्होंने।
शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो कोई भावुक नहीं हुई भाई। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक, वो भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पे भी छोड़ने आई मुझे। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन वो बात नहीं की भाई उसने मुझसे। और सो एनी इमोशंस, और कोई भावना नहीं दिखाई। इमोशन यानी अपने जो भाव होते हैं ना, वो नहीं दिखाए उन्होंने। हर लिप्स मूव्ड इन द प्रेयर, बस वो तो उसके जो होठ थे वो प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका जो माइंड था, उसका जो दिमाग था, वो अपने पास प्रेयर में खोया हुआ था, प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द हर रोजरी, और अपने उसके जो हाथों की उंगलियां थी, जो उसके हाथ थे, फिंगर्स थी, वो अपने पास माला फिराने में ही बिजी थी, व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माय फॉरहेड, उन्होंने मेरा माथा चूमा भाई। फॉरहेड का मतलब माथा, किस्ड मतलब चूमना। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us, और जब मैं वहां से जा रहा था तो मैंने महसूस किया, I left I cherished the moist का मतलब होता है थोड़ा गीलापन, जैसे मैंने माथा में दादी ने चूमा है तो थोड़ा सा यहाँ पे गीलापन जो था वो हमारे बीच जो प्रिंट छप गया था, वो हमारे बीच शारीरिक कांटेक्ट है, वो शायद अंतिम हो सकता था। ये बात कह रहा है जो शारीरिक अपने पर फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस जो था हमारे बीच, है ना, जो दादी ने माथा चूमा था वो हमारे बीच अंतिम हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो है बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था भाई, ऐसा नहीं था, अंतिम नहीं था वो हमारे बीच। आफ्टर 5 years आई केम बैक, 5 साल बाद मैं वापस आया होम, घर, एंड वाज मेट बाय हर एट द रेल स्टेशन, और फिर वो मुझे स्टेशन पे मिली, यानी वो 5 साल पहले मुझे छोड़ने आई थी और 5 साल बाद में भी वापस मुझे स्टेशन से लेने आई है। मेरी दादी इतनी मजबूत थी। She did not look a day older, वो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो और भी बूढ़ी हुई है क्या, एक दिन वृद्ध नहीं लगी, जैसे मैं छोड़ के गया था वैसी थी। She still had no time for words, हाँ, लेकिन अभी भी उसके पास शब्दों के लिए, बात के लिए समय नहीं था भाई। And while she clasped me in her arms, और जब उसने मुझे अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा, क्लच का मतलब पकड़ना, जकड़ना, I could hear her reciting prayers, तो मुझे उसकी जो वो प्रार्थना बोल रही थी, वो प्रार्थना मुझे साफ साफ सुनाई दी गई। Even on the first day of my arrival, यहाँ तक कि मेरे पहले दिन पहुंचने पर, her happiest moment were with her sparrows, उसका जो अपने पास सबसे खुश भरा समय था वो वही था अपनी स्पेरोज, अपनी चिड़ियाओं को खिलाने वाला। whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिनको कि वो खाना खिलाती है। frivolous का मतलब होता है कम, यानी प्यार से डांटना जिसको अपन कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रिवलस रिबुक का मतलब क्या होता है, डांटना, प्यार से। इन दोनों का मतलब होता है प्यार से डांटना, प्यार से डांटना, हाँ, प्रेम से डांटना। माता पिता नहीं डांटते क्या अपने, वैसे वो होता है फ्रिवलस रिबुक का मतलब अपनी चिड़ियाओं को प्रेम से डांटती थी, दूर नहीं भगा रही थी। बात करते हैं नेक्स्ट है इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनमें एक बदलाव आया भाई। क्या? शी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं करी भाई, वो प्रार्थना नहीं थी उसने। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने महिलाओं को इकट्ठा किया भाई, जो पड़ोस की महिला थी उनको इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, और उन्होंने एक पुराना ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया जबरदस्त तरीके से। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक शी थम्प द सेगिंग स्किन ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, और उसके बाद में कई घंटों तक वो जो अपने पास सेगिंग स्किन का मतलब होता है ढीली सी जो अपने पास जो ड्रम की वो नहीं होती है स्किन, त्वचा, खाल जिस पे अपन मारते हैं तो वो आवाज आती है, वो बिल्कुल ऐसे खराब थी उसका। और डिलेपिडेटेड का मतलब होता है टूटा फूटा सा, डिलेपिडेटेड का मतलब टूटा फूटा सा जो ड्रम था, उसकी जो स्किन भी खराब हो गई थी, उसको कई घंटों तक बजाया मेरी दादी ने। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, और उन्होंने वो गाना जब अपने योद्धा घर आते थे, योद्धा जब अपने युद्ध जीतकर घर आते थे तो वो गाना उन्होंने गाया। We had to persuade her to stop to avoid overstrain, हमने उनको रोका भाई, उनको विश्वास दिलाया कि इस उम्र में overstrain तनाव क्या होता है, तनाव होता है, तनाव अच्छी बात नहीं है। That was the first time since I had known her that she did not pray, मैंने पहली बार देखा उस समय कि वो प्रार्थना नहीं कर रही थी, नहीं की उन्होंने इस समय। कब? जब उन्होंने ढोल बजाना शुरू किया था, यह फर्स्ट टाइम था जब मैंने देखा वो प्रार्थना नहीं कर रही थी।
चलो प्रश्न पे आते हैं। व्हेन डिड ऑथर कम बैक, तो आफ्टर 5 ईयर, कितना, आफ्टर 5 ईयर, बस इतना ही करना है, आप अपनी तरफ से रामायण मत लिख देना। इसके बाद व्हाट कुड ऑथर हियर, ऑथर है वो क्या सुन सकता था, तो उसकी प्रेयर की आवाज है वो सुन सकता था। क्लैस्प मी इन हैंड्स आई कुड हियर, तो यहां से करना है आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से रखना, क्या बात लिखते हो सर आप भी, है ना, यहां से शुरू करना है, आई नहीं लिखना है। ही कुड हियर हर रिसाइटिंग ऑफ प्रेयर्स, इतना ही करना है, इस प्रश्न का उत्तर है। ध्यान से दे लेना भाई, मैं नहीं लिख पाऊंगा इसको, तो आई की जगह आपको ही कर देना है ना, मैं कर ही देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर क्या करवा रहे हो। चलो मैं कर देता हूं, आई की जगह आपको ही का प्रयोग करना है, बाकी सेम लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है व्हाट चेंज डिड केम ओवर हर, क्या बदलाव आया उसकी दादी पर, तो क्या है, इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, बस इतना ही करना है, शी डिड नॉट प्रे, बस इतना ही करेंगे। चलो ये तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे जगह है, तो क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट प्रे, बस इतना ही करना है और आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अब सिनोनिम का मतलब होता है, सिनोनिम यानी समानार्थक शब्द बताना है, किसका बताना है, स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, क्या होता है, डांटना। तो मैंने अभी एक शब्द बताया आपको जिसका मतलब भी डांटना होता है, और कहां पे, रिव्यू के रहा, रिव्यू का मतलब भी क्या होता है, डांटना होता है। यहाँ पे आपका ये पैराग्राफ भी कंप्लीट होता है, प्रश्न भी कंप्लीट हो जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है ये, Then next morning she was taken ill, अगली सुबह वो बीमार हो गई थी। जाहिर सी बात है, इतनी जोर जोर से वो अपने कई घंटों तक उन्होंने ढोल बजाया, गाना गाया, है ना, तो उसके बाद वो अगले दिन बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, एक हल्का सा, माइल्ड यानी हल्का, फीवर का मतलब बुखार, यानी उनको एक हल्का सा बुखार था, कोई ज्यादा खास बात नहीं थी। द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, यहाँ पे ये जो इट है वो बुखार के लिए आया है, डॉक्टर ने कहा ये चली जाएगी, कोई ज्यादा बात नहीं है भाई, बुखार है, नॉर्मल बुखार है, चली जाएगी, ऐसा कहा डॉक्टर ने। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी अलग सोचती थी भी, हाँ मेरी दादी को अलग पता चल रहा था। शी डिड नॉट, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, और उन्होंने कहा कि उसका अंत अब निकट आ गया है। She said, उसने कहा भाई, वो बात दादी कहती है, क्या कहते हैं, since only a few hours before, कि जाने से पहले, कुछ समय पहले, close of the last chapter of her life, यानी अपने जीवन का अंतिम अध्याय समाप्त होने से पहले, she had omitted to pray, वह अपने पास प्रे करना चाहती है, प्रार्थना करनी चाहती है। She was not going to waste any more time talking to us, अब वो ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहती थी हमसे बतिया कर, हमसे बातें करके। We protest, हमने विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड और प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे विरोध का इग्नोर कर दिया भाई, ध्यान ही नहीं दिया। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध और इग्नोर का मतलब ध्यान नहीं देना। सी ले पीसफुली इन हर बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, बस वो क्या कर रही थी, अपने बेड पे लेटी हुई थी, प्रार्थना कर रही थी, अपनी माला फिरा रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कुछ संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप, उसके होठ रुक गए, मूविंग, हिलना बंद हो गए, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसकी बेजान उंगलियों से वो माला नीचे गिर गई। ए पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और उनके जीवन में यानी एक पालर स्प्रेड यानी एक पीलापन छा जाता है मरने के बाद में चेहरे पे, ये सभी के साथ होता है, और हम समझ गए कि हमारी दादी है वो अब नहीं रही। ये पैराग्राफ हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट बात करें ये, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम फिर क्या होता है कि जब आदमी मर जाता है तो उसको बिस्तर पे नहीं रखते, उसको हमने बिस्तर से नीचे रखा, नीचे लेटाया। एज इट कस्टमरी, जैसे कि ये प्रथा हो, अपने पास कस्टमरी का मतलब प्रथा। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसको अपने पास ग्राउंड पे लेटाया। एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, और उसको एक लाल कफन से ढक दिया। श्राउड का मतलब यहाँ पे कफन से लिया गया है, वैसे होता है कपड़ा, है ना, कपड़ा, ध्यान में रखना। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग यहाँ पे अपने पास विलाप होता है, ये वो मॉर्निंग नहीं है, स्पेलिंग देख लेना आप लोग, विलाप होता है। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, फिर कुछ देर हमने अपने पास क्या विलाप किया, और उसके बाद अकेला छोड़ दिया और तैयारी करने लगे फ्यूनरल की। फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उसके कमरे में गए। विथ ए क्रूड
स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी द क्रिमेटेड, और अंत में हम उसे वो अपनी जो क्या होती है जिसको अपन लाव बोलते हैं ना, जो जिसपे अपन डेड बॉडी को लेकर आते हैं, वो अंदर लेकर गए और उसके अंतिम संस्कार के लिए लेकर आने के लिए। द सन वाज सेटिंग, सूरज छिप रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और थोड़ी सी रोशनी उसके कमरे में आ रही थी, एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, उसके बरामदे में सुनहरी किरणें गिर रही थी सूरज की। वी स्टॉप्ड हाफ वे, हम बीच में रुके, इन द कोर्टयार्ड, आंगन के, ऑल ओवर द वरांडा, बरामदे के बीच में, एंड इन हर रूम राइट अप टू द वेयर शी ले डेड, हम वहां पे उसके पास रुकते हैं, एंड स्ट्रिप रेड इन द रेड श्राउड, जो अभी भी अपने पास लाल कफन में लिपटी थी। थाउजेंड्स ऑफ द स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन हर फ्लोर, हमने देखा कि वहां पे हजारों में संख्या में चिड़ियाएं हैं उस बरामदे में आई हुई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, और वो चिड़ियाएं बिल्कुल शांत थी, चहक नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें पक्षियों के लिए बड़ा दुख हुआ। माय मदर फेस्ड सम ब्रेड्स फॉर देम, मेरी माँ है उनके लिए कुछ ब्रेड के टुकड़े लेकर आती है। सी ब्रोक इट, वो उनको तोड़ती है, इनटू लिटिल क्रम्स द वे माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू, जैसा कि मेरी दादी हमेशा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनको उसके सामने फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो चिड़ियाएं थी उन्होंने भी अपने पास ब्रेड के टुकड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इतना प्रेम है भाई, ध्यान से देखो भाई। When we carried my grandmother corpse, जब हम हमारी दादी का कोप्स है यानी जो मृत शरीर है उसको ले गए, they flew away quietly, वो बिल्कुल शांत तरीके से उड़ गई। Next morning the sweeper swept the bread crumbs, और अगले दिन वो स्वीपर आया, सफाई करने वाला आया, वो ब्रेड के टुकड़ों को साफ करता है इनटू द डस्टबिन, और उनको साफ करके डस्टबिन में डाल देता है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ थे जिनके क्वेश्चंस हैं वो मैंने करवा दिए हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस है लेकिन इनके क्वेश्चन से अभी करवाने वाला हूँ, तो पाठ है वो समझ में आया होगा। नहीं आया क्या? आया रहे, मजा आया होगा, मुझे पता है, ज्यादा नहीं टफ था। अब बात करते हैं इसके प्रश्नों के बारे में। पहले बात करेंगे अपने इसके जो बुक के अंदर है उन प्रश्नों के बारे में। तो वो क्या है? पहला है व्हाट वर द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हर हिज ग्रैंडमदर। 3 फेज होते हैं अपने इसमें, 3 फेज यानी 3 चरण है। क्या है? जो लेखक और दादी के संबंध, दादी के बीच जो रिश्ता, उनमें 3 फेज 3 चरण दिखाए हैं। कौन कौन से हैं? देखो बात करते हैं। द 3 फेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, यानी अपने पास जब उसने देश छोड़ा उस समय तक उसके साथ 3 चरण हुए। पहला चाइल्डहुड, जो बचपन में था। when he went to school, the village school, and the grandmother helped him to get ready and went to the school with him, जब वो बच्चा था, जब वो गांव में था तो दादी उसको तैयार करती थी, स्कूल ले जाती थी। पहला चरण। दूसरा, जब वो लड़का हुआ यानी अपने पास लड़कपन में आया, यानी अपने पास 15 से 16 वर्ष का हुआ। When he went to city, जब वो शहर चले गए इन बस, तो वो फिर स्कूल बस में जाता था। क्यों? He shared a room with grandmother, but she could no longer help him in the studies, वो उसकी पढ़ाई में साथ नहीं कर पाती थी, ये बात हो चुकी है। तीसरा है अर्ली यूथ, जब वो कॉलेज में हो गया था। When he went to the university and was given a room of him own, जब उसे खुद का कमरा दिया गया। The common link of the friendship was snapped, ये 3 चरण है उनके जीवन के, तो ध्यान में रखना। ये प्रश्न आगे भी आने वाला है, चिंता मत करो। Why the author's grandmother was disturbed when she started going to city school, इससे दादी है वो परेशान क्यों हुई जब वो शहर की स्कूल में जाना शुरू कर देता है? तो देखो इसका कारण आया भाई, मैंने आसानी से समझाया था आप लोगों को, अगर ध्यान में हो। The 3 reasons why the author's grandmother was disturbed, 3 कारण है कि उसकी दादी है वो परेशान थी, डिस्टर्ब थी। When he started going to city school, वो जब 3 स्कूल जाना शुरू कर देता तो 3 बातें बताता है वो। क्या? She hated western science and learning, वो अपने पास पश्चिमी विज्ञान और जो सीखना पढ़ाई थी उसे नफरत करती थी। She was pained to know that there was no teaching of God and the scriptures there, और इस बात से भी परेशान थी कि वहां पर भगवान के बारे में और पौराणिक जो अपने धार्मिक ग्रंथ के बारे में नहीं सिखाया जाता है, इसके बारे में भी चिंतित थी। She was allergic to the music, और उसे एलर्जिक का मतलब होता है परेशान हो जाना, उससे नफरत करना, तो म्यूजिक से भी नफरत करती थी। She thought
इट वॉज नॉट मेंट फॉर डिसेंट पीपल, वो ये मानती थी कि जो संगीत का काम है वो सभ्य लोगों का काम नहीं है, एंड जेंटल पीपल, सभ्य लोग है यहाँ पे भी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स एंड द बेगर्स, यहाँ पे ये प्रोस्टिट्यूट्स का प्रयोग किया गया, बेगर का प्रयोग किया गया है, कोई बात नहीं है, आप देख लेना भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन आता भाई यहाँ पे, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंड हर डे आफ्टर ही ग्रू अप, जब वो बड़ा हो गया अपने पास तो उसकी दादी है अपने दिन कैसे काटती थी, कि बताया ना मैंने अभी, जब वो बड़ा हो गया, जब वो अलग रहने लग गया तो क्या करती थी, द 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are, जब वो 3 चरण कौन से 3 तरीके से अपनी दादी वो जीवन बिताती थी, कैसे, she lived alone in her room, वो अपने कमरे में अकेली रहती थी, as she had accepted his loneliness quietly, उसने अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना अकेलापन स्वीकार कर लिया, she sat at her spinning wheel reciting prayers, और वो अपने पास प्रेयर है वो अपने उस चरखे के पास बैठी रहती थी और प्रेयर करती रहती थी। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, सी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर, और दोपहर में वो चिड़ियाओं को अपने पास आधे घंटे तक खाना खिलाती थी, वो जो ब्रेड के टुकड़े वो खिलाती थी, इस तरीके से। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड, मरने से पहले दादी का व्यवहार कैसा था, है ना, कैसा था, ये प्रश्न है ना, मैंने थोड़े चेंज किया, आप किताब में देख लेना, ऐसे नहीं है। जस्ट बिफोर ही डेड, हर डेथ, उसकी मृत्यु से पहले, द ऑथर्स ग्रैंडमदर रिफ्यूज टू टॉक टू देम, सबसे पहले तो उसने सभी से बातें करना बंद कर दिया था। इसके बाद, सिंस शी हैड ओमिटेड टू प्रे टू द प्रीवियस नाइट व्हाइल शी वाज सिंगिंग सॉन्ग ऑफ द होम कमिंग, और अपने पास पिछली रात्रि को वो प्रार्थना भी नहीं कर पाई थी क्योंकि वो होम कमिंग का गाना गा रही थी, ढोल बजा रही थी, एंड बीटिंग द ड्रम, और ड्रम बजा रही थी। She was not going to waste any more time, अब वो और समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी। She ignored their protest, उन्होंने उसका जो विरोध था, जो लोग अपने पास लेखकों ने, इसके माता पिता ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, तो वो विरोध की तरफ ध्यान नहीं देती है। She lay peacefully in bed praying and telling beads, बस वो क्या कर रही होती है, शांतिपूर्ण तरीके से बिस्तर पे लेटी रहती है, अपनी प्रार्थना करती है और अपनी मन के है माला है वो फिराती रहती है, जो माला के मन के वो फेरती रहती है। इसके बाद हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो, जो चिड़िया थी उन्होंने दुख कैसे व्यक्त किया भाई, जब दादी मर गई तो फिर जो चिड़िया थी उन्होंने दुख व्यक्त किया, तो वो बताते हैं। थाउजेंड्स ऑफ द स्पैरोज सेट साइलेंटली सराउंडिंग द डेड बॉडी ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर, हजारों की संख्या में जो चिड़ियाएं थी वो जो लेखक है उसकी दादी के मृत शरीर को घेर कर बैठी रहती हैं बिल्कुल चुपचाप। देयर वाज नो चिरपिंग, वहां पे कोई चहचहाट नहीं थी। The author's mother threw some crumbs of bread to them, वो जो लेखक की माँ थी वो उनको ब्रेड के टुकड़े भी फेंकती है। They took no notice of them, और उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। As soon as the grandmother's corpse was carried off, जब दादी का शव ले जाया गया, they flew away quietly, वो शांतिपूर्ण तरीके से उड़ गई बिल्कुल चुपचाप। Thus the sparrows expressed their sorrow, इस तरीके से जो चिड़ियाएं थी उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। प्रेम देखो चिड़ियाओं का भी होता है और आप लोगों की पता नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है भाई, हाँ, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर्स एंड हिज ग्रैंडमदर, जो पहला प्रश्न था उसका ये रूप सही बेटर है, आप उसके बजाय कर देना, वो तो बुक में था इसलिए मैंने करवाया है। देखो, ड्यूरिंग द बॉयहुड, यानी जब वो लड़का था, द ऑथर वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज ग्रैंडमदर, वो पूर्णतया डिपेंड करता था अपनी दादी पर। शी वाज ए पार्ट ऑफ हिज लाइफ, वो उसके जीवन का एक हिस्सा थी, दादी उसके जीवन का हिस्सा थी। द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप केम व्हेन दे वेंट टू सिटी, जब वो शहर चले गए तो वो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट आ जाता है। द शी कुड नो लॉन्गर accompany to him school as she went there by bus, अब वो स्कूल भी साथ नहीं जा पाती थी, कंपनी यानी साथ में, क्यों, क्योंकि वो तो बस में जाता था। They shared the same room but she could not help him in his studies, एक ही कमरे में रहते थे लेकिन पढ़ाई में वो फिर भी उसके साथ सहायता नहीं कर पाती थी। She would ask him what the teachers had taught, वो उससे पूछती थी टीचर ने क्या पढ़ाया। She did not believe in the things that were taught at the school, वो उन बातों में विश्वास नहीं करती है जो स्कूल में पढ़ाई जाती थी। She was distressed that there was no teaching about God and scriptures, उसे इस बात का दुख था कि अपने पास स्कूलों में भगवान के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है।
सी फेल्ट ऑफेंड का मतलब होता है ऐसे गंदा महसूस होना, बुरा महसूस होना। दैट म्यूजिक वाज आल्सो बीइंग टोल्ड, उसे इस बात का बहुत बुरा लगा कि म्यूजिक वहां पे पढ़ाया जा रहा है। सी एक्सप्रेस्ड हिज डिसअप्रूवल, उसने अपनी अनुमति बिल्कुल चुप रह कर दी, अनुमति नहीं दी भाई, उसने अपने जो रिजेक्शन था यानी जो किसी चीज के लिए मना करना वो बिल्कुल चुपचाप से कर देती है। आफ्टर दिस सी रेयरली टॉक टू हिम, इसके बाद में वो उससे बातें नहीं करती है। व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी गया, he was given a room of his own, the common link of the friendship was snapped, जब वो यूनिवर्सिटी में हुआ तो उसे अपना कमरा दिया गया और उनके जो संबंध था, उनका एक जो सामान्य लिंक बचा था वो भी खत्म हो जाता है। आया समझ में? हाँ गुरुजी आया, बहुत अच्छी बात है। एडिशनल क्वेश्चंस की बात करते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने चेंज किए थे, बुक के थे। इसमें देखो, हाउ डज द ग्रैंडमदर लुक इन द पोर्ट्रेट, ग्रैंडफादर अभी जो अपने पास चित्र लगाया गया था दादाजी का, उसमें दादाजी कैसे दिखाई दे रहे थे, तो उसके बारे में बात करते हैं। इन द पोर्ट्रेट दैट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग, यानी उस चित्र में जो कि मेंटल पीस के ऊपर जो दीवार थी वहां पे लटकाया गया था, उसमें द ग्रैंडफादर वोर अ बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे। लूज फिटिंग क्लोथ्स, ढीले कपड़े पहने थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसके सीने का ज्यादातर हिस्सा है वो दाढ़ी ने ढक रखा था। एंड मेड हिम टुक एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और ऐसा लगता है जैसे वो कम से कम अपने पास है 100 वर्ष के हैं। ये हो गया भाई। नेक्स्ट है, व्हाट टू एक्टिविटीज डज द ग्रैंडमदर डू एवरी डे, कौन सी दो एक्टिविटीज है जो दादी हमेशा रोजाना करती थी। तो व्हेन खुशवंत सिंह वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी चला गया, वाज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन, तो उसे अपना कमरा दिया गया। ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड द सेक्युलरिज्म विथ रेजिग्नेशन, यानी त्याग की भावना रख कर भी उसने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया, ना चाहते हुए भी। रेजिग्नेशन मतलब ना चाहते हुए भी उसने अपना अकेलापन स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, फिर वो अपना जो चरखा था उसे मुश्किल से छोड़ती थी, नहीं छोड़ती थी। सी रिलैक्स फॉर ए व्हाइल, रिलैक्स कर भाई यहाँ पे, रिलैक्स फॉर ए व्हाइल इन द आफ्टरनून व्हाइल फीडिंग द स्पैरोज क्रम्स, ब्रेड क्रम्स, उसे थोड़ा सा भाई अपने पास क्या है कि आराम महसूस करती थी, वो रिलैक्स है यहाँ पे RELAXED, ध्यान में रखना। कुछ समय के लिए थोड़ा आराम महसूस होता था जब दोपहर में स्पैरोज को खाना खिलाती थी, ब्रेड के टुकड़े खिलाती थी। नेक्स्ट है, इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, व्हाट चेंज केम ओवर द ग्रैंडमदर, शाम के समय एक बदलाव आया, क्या था। ग्रैंडमदर वाज ओवरजॉयड व्हेन खुशवंत सिंह रिटर्न, दादी को बड़ा खुश हुआ, दादी ओवरजॉयड मतलब अत्यधिक खुश हो जाना जब खुशवंत सिंह वापस आया। इन द इवनिंग शी डिड नॉट सिंग हर प्रेयर्स, इंस्टेड शी गैदर्ड द नेबरहुड वुमेन, उसने भाई प्रार्थना नहीं की, पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। एंड स्टार्टेड टू सिंग सॉन्ग ऑफ द होमकमिंग ऑफ द वॉरियर्स अलोंग विद प्लेइंग dilapidated ड्रम, और वो शाम के समय अपने पास क्या करती है, होम कमिंग, जब योद्धा घर आते थे तो वो गाना गाती है, और ढोल जो जीर्ण अवस्था में था, डिलेपिटेटेड का मतलब होता है टूटा फूटा जो बोलता, उसको बजाना शुरू कर देती है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, गिव ए स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, मैंने बताया था ना चित्रण आएगा भाई, तो ध्यान से सुन लें। खुशवंत सिंह's ग्रैंडमदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमन, ओल्ड wrinkled and had व्हाइट सिल्वर लॉक्स, जाहिर सी बात है भाई अपने पास दादी है, वो बिल्कुल औरों की जैसी दादी होती है, जैसे उनके सफेद बाल होते हैं, बिखरे बाल होते हैं, वैसी थी। शी हैड ए serene appearance and looked like the snow covered mountains, और वो बिल्कुल वैसे दिखाई देती है जैसे कि बर्फ अपनी जमी रहती है, पहाड़ों पे बर्फ है वो ढकी रहती है, उस तरीके से मेरी दादी दिखाई देती है, ऐसी बात हुई थी अपनी। She always murmured inaudible prayers, वो ना सुनने वाली प्रार्थना वो गाती रहती थी। इनऑडिबल का मतलब जो सुनना ना, जिसे सुना ना जा सके। एंड while telling her beads of the rosary, और अपने माला है उसके मन के फेरती रहती थी। She was adaptable as when they shifted to the city, और उसके बाद में वो अपने पास क्या होते हैं, जब शहर चली जाती है तो उसके बाद में उसे एक स्थान दिया जाता है। A place and environment that was foreign to her, she found peace in the spinning, praying and feeding the sparrows that visited her। यहाँ तक मैं एक साथ बता देता हूँ कि जब वो अपने पास शहर चली जाती है तो अपना समय स्पिनिंग में, प्रेइंग में और फीडिंग जो स्पैरोज थी उनको खाना खिलाने में लग जाती है, बाकी सब वहाँ पे अपना उसको स्वीकार कर लेती है। एडेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। She showed keen interest, वो अपने पास इंटरेस्ट दिखाती है। During the early
education of the author and never dragged him down for doing things she did not approve of. और शुरू में तो क्या है कि वो अपने पास रुचि दिखाते अपने लेखक के साथ पढ़ाई में, कि वो उसे वो नहीं सीखने देना चाहती जो वो नहीं चाहती थी। इसके बाद she gradually felt more secluded when the author grew up, but she adapted it with resignation. जब उसका वो लेखक अपना कुसुम सिंह बड़ा हो गया तो इसके साथ ही उसने अपने अकेलापन है त्याग की भावना के साथ ना चाहते हुए भी वो अपना अकेलापन स्वीकार कर लेती है। बस इतना ही है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ग्रैंडमदर यूटिलाइज हर टाइम इन द सिटी होम। अपना शहर के घर में समय कैसे बिताती थी, उपयोग करती थी। यूटिलाइज का मतलब बिताना जो होता है। आफ्टर द ऑथर गोट ए रूम ऑफ हिज ओन, जब लेखक को अपना खुद का एक कमरा मिल गया इन द सिटी होम, हिज ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर डिटैचमेंट कामली, उसने अपना जो अलग अकेलापन था उसको स्वीकार कर लेते बिल्कुल शांतपूर्ण तरीके से। शी रिसाइटेड प्रेयर्स एंड वर्कड ऑन हर स्पिनिंग व्हील द एंटायर डे, वो सारे समय अपने पास प्रार्थना करती रहती थी, अपने चरखा बुनती रहती थी, चरखा काटती रहती थी। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, शी वुड टेक ए हाफ आवर ब्रेक टू रेस्ट एंड फीड द बर्ड्स ब्रेड क्रम्स इन द वरांडा, और दोपहर में वो आधे घंटे का आराम करती थी अपनी चिड़ियाओं को खाने और आराम करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन, और अपना चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन और है, ये कर लेते हैं। How does grandmother feel about English education and music lessons at school? जब शहर के विद्यालय में उसे इंग्लिश एजुकेशन बताई जा रही थी, यानी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जा रहा था और उसे म्यूजिक लेसन दिए जा रहे थे, तो कैसा फील हुआ? तो ग्रैंडमदर डिड नॉट अप्रूव द एजुकेशन खुशवंत रिसीव्ड इन द स्कूल। इस बात को उसने स्वीकार नहीं किया भाई कि खुशवंत है वो अपने पास से एजुकेशन जो प्राप्त कर रहा था स्कूल में, शहर के स्कूल में। शी डिड नॉट बिलीव दैट इन द थिंग taught and was baffled to know that there was no teaching about God. जब उसको ये पता और स्क्रिप्चर्स, जब उसे ये पता चला कि वहाँ पर भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है और धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो उसे मना कर देती है, उसे स्वीकार नहीं करती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। She was very disturbed to know about the music lessons. जब उसे पता चला कि म्यूजिक सिखाया जा रहा है तो इससे भी बड़ा परेशान होती है। Because her music had filthy associations, क्योंकि वो मानती थी कि ये गंदा व्यवसाय है, संगठन है। It was meant for harlots and beggars, no decent people. harlots का मतलब वहाँ पे मैंने जो बताया था ना कि बंजारे वगैरह जो होते हैं उनसे भी लिया जाता है, और जो अपने वगैरह जो नाचने गाने का भी काम करती हैं महिलाएं, उनके लिए भी लिया जाता है। तो कोई बात नहीं है, नाचने गाने वाले महिलाएं और भिखारियों के लिए वो म्यूजिक मानती थी, इसलिए उसे बड़ी परेशानी होती है। अब जो आपका चैप्टर है वो पूरा हो गया भाई, अपने पास कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? सारे तो पर्सन मैंने करवा दिए हैं, सारे पैराग्राफ्स जितने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स थे, और बाकी मैंने सोचा जो क्लास है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और अगर ऐसा लगा कि और भी पढ़ाना है इसमें से तो पढ़ा देंगे, चिंता मत करो। तो ये पार्ट मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्नोत्तर है आपको नोट कर लेने हैं, मैं कह रहा हूँ इसके अलावा आपको आपके एग्जाम में नहीं मिलने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।